Okay, now see chapter 2, stream flow measurement. So first see the definition of a stream. Stream. A stream can be defined as a flow channel into which a surface runoff from a specified basin may drains, राइट। तो यहां पर देखो ये सारे पॉइंट्स। A stream can be defined as a flow channel into which surface runoff from a specified basin may drains. So flow channel, please underline the point, flow channel, right। तो देखो जैसे ये स्ट्रीम है हमारी, राइट। तो यहां से क्या है, अगर मान लो आप इस सेक्शन को इनफ्लो रखते हो और इनको आप आउटफ्लो रखते हो, राइट। दिस इज इनफ्लो एंड दिस इज आउटफ्लो, ठीक है। ये मान लो आप, ये है रिवर गंगा, राइट। अब यहां से देखो, मान लो कि इस पोर्शन से पानी हमारा इस तरीके से इस रिवर में आ रहा है, करेक्ट। यहां से ये वाटर ऐसे, फिर दूसरी ट्राइब्यूटरी ऐसे, और ये ऐसे करके इस रिवर में पहुंच रही है, राइट। फिर यहां से मान लीजिए आप, ये इस तरीके से जा रही है, ये दूसरी स्ट्रीम है, ये इनको ज्वाइन कर रही है और ये इस तरीके से यहाँ से फ्लो कर रही है। बट क्योंकि टोपोग्राफी ऑफ द लैंड, स्लोप हमारी डिफरेंट है, तो फ्लो यहाँ से बाइफर्केट होके दूसरी नदी में जा रही है, दूसरी रिवर में जा रही है, और यहाँ से फ्लो बाइफर्केट होके फिर दूसरी स्ट्रीम में जा रही है, और ये दूसरी स्ट्रीम में जा रही है, राइट। सिमिलरली आप यहाँ पर भी देख सकते हो, इनको आप इस तरीके से बाइफर्केट कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे देखो, पहला पॉइंट क्या है, ये स्ट्रीम कैन बी डिफाइंड एज ए फ्लो चैनल, राइट। बिल्कुल इसमें पानी का फ्लो होता रहेगा, कभी भी आपने रिवर को स्टैटिक नहीं देखा होगा, पानी की फ्लो होते रहेगी। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग ये स्ट्रीम इज डिफाइंड एज ए फ्लो चैनल इनटू विच सरफेस रन ऑफ। ये जो है, जो पानी सरफेस के ऊपर फ्लो करता है, उसे हम कहते हैं सरफेस रन ऑफ। सो दिस इज द जस्ट इंडिकेटिंग हियर सरफेस रन ऑफ, राइट, into which a surface runoff, right, underline the point, surface runoff from a specified basin। ये points clear नहीं है, a specified basin may drains, उसको अभी फॉरगो करते हैं। surface runoff may drains, तो surface runoff जो है इस रिवर में हमारी जा रही है, राइट। अब specified basin का मतलब क्या होता है, देखो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे स्लोप जो है, जैसे कैचमेंट इस तरीके का है, अगर रेनफॉल होगी तो कुछ पानी इधर आएगा, कुछ पानी इधर जाएगा, तो स्लोप के कारण जहां से हमारी फ्लो बाइफर्केट होती है, वहां से हम एक लाइन कंसीडर करते हैं। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं कंटूर्स लाइन और रिज, राइट। तो देखो, ये जो आपको ब्लैक बाउंड्री दिख रही है, ये बाउंड्री जो हो गई हमारी, ये बाउंड्री कहलाती है रिज और कैचमेंट बाउंड्री, राइट, और इसे कहते हैं हम लोग कैचमेंट। तो अगर ये मान लीजिए, ये जो रिवर गंगा है, मान लीजिए इनफ्लो ये इलाहाबाद से है और ये आउटफ्लो पटना के बाहर वेस्ट बंगाल में जा रही है, तो ये जो बाउंड्री हमने ट्रेस किया है, ये ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं है, मीन्स इलाहाबाद की बाउंड्री और बिहार की बाउंड्री वो वाली नहीं है, ये हाइड्रोलॉजिकल बाउंड्री है। कि पानी के फ्लो के कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम लोग इस बाउंड्री को डिफाइन करते हैं। तो ज्योग्राफिकल बाउंड्री इज कंप्लीटली डिफरेंट इन कंपैरिजन टू द हाइड्रोलॉजिकल बाउंड्री। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्रिएट होता है, जैसे मान लीजिए इस कैचमेंट की एरिया 5000 किलोमीटर स्क्वायर हो गई रिवर गंगा बेसिन की, तो इस गंगा बेसिन में जब फ्लड आएंगे तो ये इंटायर एरिया हमारे अफेक्टेड होंगे। तो इस गंगा बेसिन पे, मेन गंगा बेसिन पे अगर हमको ब्रिज बनाना है तो हम इस पूरे कैचमेंट एरिया को कंसीडर करेंगे। लेकिन मान लो आप कि यहाँ पर एक छोटी सी विलेज है, इस पोर्शन में एक छोटी सी विलेज है, यू नो व्हाट, वी ऑल पीपल आर लिविंग इन द वाटरशेड, दिस इज आवर रेसिडेंशियल एरिया, दिस इज आवर रेसिडेंशियल एरिया, दिस इज आवर रेसिडेंशियल एरिया, राइट, दिस इज आवर रेसिडेंशियल एरिया। तो जब इसमें फ्लड्स आएगा तो ये पानी किधर मूव कर रहा है, अभी आप देखो लॉन्गिट्यूडनली मूव कर रहा है ये वाटर हमारा रिवर का। तो रिवर बेसिन में अगर पानी का मूवमेंट लॉन्गिट्यूडनली होता है, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन
यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट कम होने लगता है तो पानी स्टोर्ड ज़्यादा होने लगता है, और जब पानी स्टोर्ड होगा तो पानी इस तरीके से ओवरफ्लो करेगा, ऐसे स्प्रेड करेगा पानी, और ये पानी कहाँ आएगा, आपके एरिया में आएगा, राइट, इस तरीके से। तब हम कहते हैं दिस इज फ्लड, राइट, बाढ़ जिसको बोलते हैं आप। तो फ्लड क्या होता है, ए फ्लड इज अनयूजुअली ए हाई स्टेज इन ए रिवर। पानी की ऊंचाई अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है देन वी आर सेइंग फ्लड। मैं इसको और अच्छे तरीके से डिफाइन करूंगा जब मैं फ्लड्स पढ़ाऊंगा आपको। तो यहाँ पर देखिए, जो पानी हमारी स्प्रेड कर रही है वो क्या कर रही है, हमारे घरों में आ रही है, देन वी आर सेइंग इट्स ए फ्लड। अब दूसरी बात ये है कि जैसे मान लीजिए यातायात के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई विलेज है, विलेज एक्स, इस विलेज में इस स्ट्रीम के कारण थोड़ी डिस्टरबेंस हो रही है, तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन जो है, देखिए आप यहाँ पर इस विलेज से इस विलेज की ट्रांसपोर्टेशन हमारी नहीं हो पा रही है, इनको हमें इंटरकनेक्टिविटी देना है, तो हम यहाँ पर एक छोटा सा कल्वर्ट बनाना चाहते हैं, राइट, ये छोटी सी ब्रिज 2 स्पैन और 3 स्पैन की ब्रिज हम बनाना चाहते हैं। तो जब हम ऐसा बनाएंगे ना यहाँ पर, तो एग्जैक्टली क्या है, फॉर इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू हम पूरे कैचमेंट एरिया को कंसिडर नहीं करेंगे, हम इतना ही कैचमेंट एरिया को कंसीडर करेंगे, राइट, क्योंकि इधर से पानी इसमें बहुत कम चांसेस आने के, मेन तो यही वाला इसमें तबाही मचाएगा, राइट। सो फॉर इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन चेंज द कैचमेंट एरिया हियर, इट विल डिपेंड ऑन टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर विच एवर इज फॉर्म्ड ऑन द रिवर बेसिन। सपोज वी हैव टू फॉर्म हियर डबल डेकन ब्रिज, रेलवे ब्रिज, मीन्स व्हाट, लोअर लेवल पे फर्स्ट डेक पे जो है वो रेल ट्रैक बनेगा, सेकंड पे हाईवे बनाएंगे हम, तो उस केस में हमको पूरा का पूरा कैचमेंट एरिया यहाँ पर लेना पड़ेगा, राइट। तो ये काफ़ी प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस है जो कि आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि जनरली कैन यू चेंज द कैचमेंट एरिया और कैन यू फिक्स द कैचमेंट एरिया। सो इट विल डिपेंड, बहुत ही क्लियर आंसर है इसका, बहुत ही प्रैक्टिकल जजमेंट है कि जब तक ये किसी बुक्स में लिखा हुआ नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ अभी, राइट, ये जब आप प्रैक्टिकली काम करेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो एग्जैक्टली जब आप इस चीज़ को करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हमको यहाँ पर इस प्रॉपर बेसिन पे ही हमको ब्रिज बनाना है, जैसे कि अभी आप देखेंगे देयर इज वन वेरी फेमस ब्रिज इन बिहार दैट इज नियर अबाउट द दीघा, गंगा सेतु ब्रिज। आप देखेंगे वहाँ पर ये ब्रिज जो हम बनाते हैं, इस ब्रिज के लिए हमको पूरा का पूरा कैचमेंट एरिया कंसिडर करना पड़ता है, पूरी कैचमेंट एरिया को लो आप। लेकिन इसी बेसिन में जो छोटे मोटे कल्वर्ट्स हैं, आप आगे बढ़ोगे, मूव करोगे तो आप देखोगे छोटी मोटी ब्रिज भी बनी हुई है, डबल स्पैन की और ट्रिपल स्पैन की ब्रिज। उस ब्रिज के लिए पूरे कैचमेंट एरिया को अगर आप ले लोगे, सो द एरिया इनटू वेलोसिटी इज द डिस्चार्ज, सो इफ एरिया इज लार्ज देन डिस्चार्ज विल बी वेरी हाई। तो इस ब्रिज पे डिस्चार्ज हमारा 50 मीटर क्यूब पर सेकंड का है, लेकिन जब तुम पूरी एरिया को कंसीडर करोगे तो डिस्चार्ज 500 मीटर क्यूब पर सेकंड का आ सकता है, जो कि डिस्चार्ज कभी भी इसमें नहीं आएगा। तो जब डिस्चार्ज बढ़ाओगे तो ब्रिज की हाइट तुमको बढ़ानी पड़ेगी, राइट। जैसे तुम देखते हो कि जब हम मान लो कि चल सकते हैं, अगर मान लो हम चलते हैं ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड लेवल को स्मूथ रखते हैं, पूरा इंक्लाइंड कर देंगे तो चलने में तकलीफ होगी तुमको। उसी तरीके से ब्रिज की हाइट अगर तुम बहुत ज़्यादा बढ़ाओगे तो एग्जैक्टली क्या होता है, ये कॉलम जो होते हैं इसके हाइट्स आपको बढ़ाने पड़ेंगे, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तो पूरा का पूरा रेनफोर्समेंट का खर्चा जो है आपका वो 4 टाइम्स 5 टाइम्स हो जाएगा, राइट। तो एग्जैक्टली कॉस्ट जो है ब्रिज की हमारी 3 करोड़ की जगह पे 30 करोड़ की कॉस्ट हो जाएगी, 100 करोड़ भी हो सकती है, राइट। तो यहाँ पर एक गाँव में छोटी सी ब्रिज बनाने के लिए गवर्नमेंट आपको कभी भी 100 करोड़ रुपए नहीं देगी, उसका कॉस्ट फिक्स होता है कि पाइल फाउंडेशन करना है या ओपन फाउंडेशन करना है, तो आपको वही 2 करोड़, 1 करोड़, 3 करोड़ इसके बीच में ही आपको बनाना पड़ेगा डबल स्पैन और ट्रिपल स्पैन ब्रिज, राइट। ये प्रैक्टिकल कंसिडरेशन है आपके लिए। सो नाउ सी हियर, अब आप यहाँ पर देखिए कैचमेंट, देयर इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन कि कैचमेंट होता क्या है, राइट। तो दिस इज कॉल्ड कैचमेंट। जब भी आपसे इंटरव्यू में पूछे डोंट से द डेफिनेशन, पहले आप कैचमेंट को बना दीजिए, राइट। कैचमेंट को बनाने के बाद सेकंड क्वेश्चन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, कैन बी फिक्स द कैचमेंट एरिया और कैन बी कैन बी चेंज द कैचमेंट एरिया, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो आप कह सकते हैं सर इट विल डिपेंड ऑन हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स, जितने भी ब्रिजेज होते हैं उनको हम हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हमको छोटी ब्रिज बनानी है देन वी कैन टेक द कैचमेंट एरिया एज पर द कंसिडरेशंस, राइट। लेकिन बिग ब्रिज बनानी है मेन स्ट्रीम पे तो पूरा का पूरा कैचमेंट एरिया लीजिए। जैसे मैं रिपीट करता हूँ पॉइंट्स को, अगर बिग ब्रिज बनानी है मेन स्ट्रीम पे तो पूरा का पूरा कैचमेंट एरिया लीजिए। अगर स्मॉल ब्रिज बनानी है इस टेम्पररी स्ट्रीम पे तो आप कैचमेंट एरिया को कम कर सकते हो, राइट। सो स्ट्रीम भी हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे रिवर गंगा है, ये अपने आप में पेरिनियल स्ट्रीम है। पेरिनियल स्ट्रीम वैसी स्ट्रीम होती है जहाँ पर 12 महीने तक पानी रहता ही रहता है।
जैसे रिवर कोशी है, उनकी बहुत सारी ट्राइब्यूटरीज है, जो बिहार में रिवर है कोशी, उसकी बहुत सारी ट्राइब्यूटरीज है। उसमें क्या होता है कि 6 महीने पानी रहती है, 6 महीने पानी नहीं रहती है, राइट। 6 महीने तो ज़्यादा बोल दिया मैंने, 3 महीने पानी रहती है, 3 महीने नहीं रहती है, बिकॉज 3 महीने का इम्पैक्ट अगले 3 महीने तक जाता है। तो बरसात के दिनों में पानी आती है और 2-3 महीने के बाद ये पानी निकल लेती है रिवर कोसी से। तो दैट इज कॉल्ड इफेमरल स्ट्रीम, उनकी जो ट्राइब्यूटरीज होती है, राइट। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो मैं कह रहा हूँ कैचमेंट, तो कैचमेंट का जरा सा डेफिनेशन हम लोग लिख लेंगे। कैचमेंट, कैचमेंट को ही हम लोग बेसिन भी बोलते हैं और वाटर शेड भी बोलते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं इस तरीके से, ऐसे। फिर मैं डेफिनेशन पे आता हूं। जैसे देखिए 2 रिवर हैं, दिस इज रिवर ए एंड दिस इज रिवर बी, ठीक है। अब बारिश यहां से ऐसे हो रही है, इस तरीके से, इस तरीके से। तो पानी जो है हमारा, देखिए आप, यहां से ऐसे गया, ऐसे गया, इसमें ऐसे गया, इसमें ऐसे गया। मतलब ये लाइन जो है, ये लाइन जो है, ये फ्लो को क्या कर रही है, हमारी बाइफरकेट कर रही है। सो दिस लाइन इज कॉल्ड रिज और डिवाइड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड कैचमेंट बी, दिस इज कॉल्ड कैचमेंट बी एंड दिस इज कॉल्ड कैचमेंट ए, राइट। कैचमेंट बी एंड कैचमेंट ए। तो अब यहां पर आप देखिए कैचमेंट, कैचमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, आप लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं। द एरिया ऑफ ए लैंड ड्रेनिंग इनटू ए स्ट्रीम, the area of a land draining into a stream or a water course, WATERCOURSE, draining into a stream or a water course at a given location is known as catchment, right. The area of a land draining into a stream or a water course at a given location is known as catchment. So this is the area of land, right. एरिया ऑफ लैंड ड्रेनिंग इनटू ए स्ट्रीम, ये स्ट्रीम में ड्रेन कर रहा है, और ए वाटर कोर्स, इसको ही वाटर कोर्स बोलते हैं, इज नोन एज कैचमेंट, राइट। अब हम लोग लिखते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ स्ट्रीम। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रीम्स। क्लासिफिकेशंस ऑफ स्ट्रीम्स, ओके। ओके, देखिए क्लासिफिकेशंस ऑफ स्ट्रीम। तो यहां पर लिखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशंस ऑफ स्ट्रीम। देखिए स्ट्रीम्स जो होते हैं हमारे, वो कितने तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज इन्फ्लुएंट स्ट्रीम, सेकेंड इज इफ्लुएंट स्ट्रीम, थर्ड इज इंटरमीडिएट स्ट्रीम, फोर्थ इज इफेमरल स्ट्रीम, and fifth is perennial stream. So generally there are 5 types of stream. Influent stream क्या होती है, जैसे देखिए ये मान लीजिए रिवर है, मैं इन दोनों के लिए एक कॉमन एग्जांपल दे देता हूं। जैसे देखिए ये रिवर है, ठीक है, और ये है हमारी ग्राउंड वाटर टेबल, ठीक है, दिस इज द ग्राउंड लेवल, ओके। तो यहां से इस रिवर से जो पानी ग्राउंड वाटर टेबल को नीचे रिचार्ज करती है, मीन्स पानी की फ्लो
रिवर से ग्राउंड वाटर टेबल की ओर अगर होगी, देन सच एन स्ट्रीम इज कॉल्ड इन्फ्लुएंट स्ट्रीम। ठीक है, अब आप देखो यहां से ये ग्राउंड वाटर टेबल जो है हमारी, ये रिवर के बेड से ऊपर हो गई। ठीक है, ये ग्राउंड वाटर टेबल जो है हमारी, ये रिवर के बेड से ऊपर हो गई। कई बार ऐसा होता है कि ग्राउंड वाटर टेबल रेनी सीजन में काफ़ी रिचार्ज हो जाते हैं, और रिवर से जब पानी जाती है तो आप ऐसा मत सोचिए कि जहाँ पे जैसे रिवर सूख गई तो आप चल लेते हैं, तो आप उस पर अगर पैदल चल लेते हैं तो ऐसा मत समझिए कि रिवर का जो बेड है वो वही है। नहीं, उस रिवर की बेड तो काफ़ी नीचे है। तो एग्जैक्टली क्या है कि ग्राउंड वाटर टेबल बेड से ऊपर आ जाती है। तो इस केस में क्या होता है, पानी की जो फ्लो होती है वो ग्राउंड वाटर टेबल से रिवर की ओर हो जाती है। तो इस स्ट्रीम को हम कहते हैं इफ्लुएंट स्ट्रीम। इफ्लुएंट स्ट्रीम, राइट, जहां पर कि पानी की फ्लो ग्राउंड वाटर टेबल से रिवर की ओर हो रही है। अब आप यहाँ पर देखिए, ये तो ग्राउंड लेवल है हमारा, यहाँ पर प्लांट्स वगैरह लगे पड़े हैं इस तरीके से, दिस इज द ग्राउंड लेवल, राइट। सरफेस रन ऑफ की जो मूवमेंट ग्राउंड पे होती है, ग्राउंड सरफेस पे जो मूवमेंट होती है, इस फ्लो को हम कहते हैं ओवरलैंड फ्लो। लैंड के ऊपर की जो फ्लो है दैट इज कॉल्ड ओवरलैंड फ्लो और सरफेस रन ऑफ, यू कैन से हियर, राइट। अब तीसरी जो स्ट्रीम है इंटरमिटेंट स्ट्रीम है। कोई भी स्ट्रीम अगर कुछ समय तक इन्फ्लुएंट स्ट्रीम की तरह वर्क करती है और कुछ समय तक इफ्लुएंट की तरह वर्क करती है, देन वी आर सेइंग दैट स्ट्रीम इज कॉल्ड इंटरमिटेंट स्ट्रीम, राइट। मतलब ऐसा है कि ए स्ट्रीम कैन बी ट्रीटेड एज इन्फ्लुएंट स्ट्रीम फॉर सम पीरियड एंड इफ्लुएंट स्ट्रीम फॉर रिमेनिंग पीरियड, देन इट इज क्लासिफाइड एज इंटरमिटेंट स्ट्रीम, राइट। सो हेयर आई एम सेइंग यू कि कोई भी ऐसा स्ट्रीम जो कि सर्टेन टाइम तक इन्फ्लुएंट की तरह ट्रीट करेगा और सर्टेन टाइम तक इफ्लुएंट की तरह ट्रीट करेगा, उस स्ट्रीम को हम इंटरमिटेंट स्ट्रीम से क्लासिफाइड करेंगे। सो नो वन स्ट्रीम इज perfectly influent and no one stream is perfectly effluent, right? So a stream is influent for some length and a stream is effluent for another length, यानी remaining length, ठीक है। तो ऐसा होता है, जैसे आप इंटरमिटेंट की बात अगर करें तो रिवर कोसी इज द ट्राइब्यूटरीज ऑफ रिवर कोसी इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ इंटरमिटेंट स्ट्रीम हियर, राइट। सो यहां पर मैं लिखता हूं इसको, इनके डेफिनेशंस को, ए स्ट्रीम कैन बी ट्रीटेड एज influent for some period and effluent for remaining period. It is classified as intermittent stream, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए इफेमरल स्ट्रीम, वैसा स्ट्रीम जिसमें पानी जो है सिर्फ और सिर्फ रेनी सीजन में आता है, दैट इज क्लासिफाइड एज इफेमरल स्ट्रीम। सिर्फ और सिर्फ इसमें पानी रेनी सीजन में आएगा। ए स्ट्रीम विच कंसिस्ट वाटर ओनली इन रेनी सीजन एंड dry during remaining period is classified as intermittent stream. It's classified as intermittent ephemeral stream. It's classified as ephemeral स्ट्रीम, राइट। तो वैसा स्ट्रीम जो कि कुछ समय तक वैसा स्ट्रीम जिसमें वाटर जो है सिर्फ और सिर्फ रेनी सीजन में होगा और बाकी सीजन में पानी ड्राई होगा, वैसे स्ट्रीम को हम क्या कहेंगे, इफेमरल स्ट्रीम कहेंगे, ठीक है। अब जैसे देखिए, आपको मैं इफेमरल की एग्जांपल देता हूं। आप देखोगे जैसे विलेज में, जब आप विलेज में जाते हो तो आप देखते हो कि जो छोटी मोटी जो जो कनाल्स है या फिर रिवर की छोटी मोटी ट्राइब्यूटरीज जो है, उसमें ना बच्चे कबड्डी खेलते रहते हैं, ठीक है।
गर्मी के दिनों में, ठंड के दिनों में। लेकिन आप देखोगे बारिश के समय में उसमें इतनी पानी आती है कि पूरी यातायात ही बाधित हो जाती है, मीन्स इंटायर ट्रांसपोर्टेशन इज डैमेज्ड ओनली ड्यू टू दैट स्ट्रीम। सो दैट्स वाई there is a need to make a bridge on such a stream, right? So इस स्ट्रीम पे अगर आपको ब्रिज बनानी है तो आप इस स्ट्रीम को इफेमरल स्ट्रीम में क्लासीफाई कर दो। पहले ये क्लियर मेंशन कर दो कि हाई फ्लो इसमें सिर्फ और सिर्फ बरसात के दिनों में ही आती है, राइट? लेकिन रिमेनिंग पीरियड्स में ये ड्राई रहती है। तो इफेमरल स्ट्रीम पे अगर वो रिमेनिंग पीरियड में ड्राई रहती है तो ओपन फाउंडेशन स्ट्रक्चर भी तुम बना सकते हो और दूसरा पाइल फाउंडेशन स्ट्रक्चर भी तुम बना सकते हो। लेकिन वैसी स्ट्रीम जिसमें पानी 12 महीने तक रहती है, लाइक रिवर गंगा एंड समथिंग्स, ओपन फाउंडेशन करना तो नामुमकिन है बिल्कुल। तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, पाइल भी नहीं कर सकते, वहां पर आपको बेल फाउंडेशन करना पड़ेगा, राइट? तो आप देखेंगे देयर आर ह्यूज पिक्चर्स ऑफ बेल फाउंडेशंस, ओपन फाउंडेशंस एंड पाइल फाउंडेशंस ऑन इंटरनेट। यू कैन सर्च, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। इफ टाइम विल permit then definitely I will show the same things on board. Okay, so now see here कि वैसा स्ट्रीम जिसमें पानी सिर्फ और सिर्फ बरसात के दिनों में आती है, बाकी समय में पानी ड्राई रहती है, उसको हम इफेमरल स्ट्रीम कहते हैं, ठीक है? तो वैसी स्ट्रीम जिसमें पानी सिर्फ और सिर्फ बरसात के दिनों में आती है, बाकी सीजन में पानी नहीं रहती है, उसमें स्ट्रीम ड्राई रहती है, दैट स्ट्रीम इज कॉल्ड इफेमरल स्ट्रीम। तो गांव में जितने भी आप स्ट्रीम देखते हैं ना, इन जनरल मैं बता रहा हूँ, मतलब 100% नॉट, बट इन जनरल वो इफेमरल स्ट्रीम ही होते हैं। तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या है इफेमरल स्ट्रीम? एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन आती है कि क्या इफेमरल स्ट्रीम बेस फ्लो में कंट्रीब्यूट करेगा क्या? तो जैसा कि मैंने आपको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में बेस फ्लो का डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया था कि बेस फ्लो इज व्हाट बेस फ्लो क्या होती है हमारी, लॉन्ग टर्म मूवमेंट ऑफ इनफिल्ट्रेटेड वाटर थ्रू द ग्राउंड वाटर टेबल इनटू द मेन स्ट्रीम इज क्लासिफाइड एज द बेस फ्लो, राइट? मैं इसका डेफिनेशन आपको बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखवाऊंगा जब मैं हाइड्रोग्राफ पढ़ाऊंगा आपको, और बेस फ्लो का फिर से जिक्र होगा। मैंने पढ़ा रखा है आपको, बट फिर से जिक्र होगा उसका, राइट? तो एक्चुअली क्या है कि पानी ही शॉर्ट टर्म तक इसमें है, तो ना ही ग्राउंड वाटर टेबल रिचार्ज होता है और ना ही ग्राउंड वाटर टेबल का पानी इसमें पहुंच पाता है। तो इस स्ट्रीम में जो होती है बेस फ्लो की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होती है। Such an stream does not contribute in base flow, right? So there is no base flow contribution in ephemeral stream. So you can write in your notes, there is no base flow contribution in ephemeral stream, right? Perennial stream में क्या होती है आप देखिए, इस stream में a stream consists water throughout the year is called is classified as perennial stream, right? इसमें बेस फ्लो की कंट्रीब्यूशन होगी, बेस फ्लो कंट्रीब्यूशन will take place, but इसमें no base flow contribution, right? तो यहां पर देखिए आप कि ये सारे स्ट्रीम्स को आपने देख लिया अच्छे तरीके से। अब हम लोग देखते हैं हमारा अल्टीमेट एम क्या है, रिवर की डिस्चार्ज को फाइंड आउट करना, राइट? तो यहां पर हम लोग लिखते हैं प्रोसीजर टू फाइंड अ स्ट्रीम डिस्चार्ज। नाउ प्रोसीजर टू फाइंड अ स्ट्रीम डिस्चार्ज, फर्स्ट मेजरमेंट ऑफ स्टेज, right? Measurement of stage of a river is water surface elevation measured above the datum. Stage of a river is water surface elevation measured above the datum. Datum may be mean sea level or any assumed local level, right? The process of measurement of stage, the process of measurement of stage is called gauging.
राइट। सो यहां पर देखो आप, डेटम में बी मीन सी लेवल और एनी एज्यूम्ड लोकल लेवल, राइट। आपने देखा होगा सिटी की हाइट हम लोग डिफाइन करते हैं 325 875 मीटर अबव द मीन सी लेवल एंड समथिंग, तो वो मीन सी लेवल से, जैसे मान लो ये रिवर है, दिस इज द पोर्शन ऑफ इलाहाबाद, दिस इज द पोर्शन ऑफ पटना एंड दिस इज द पोर्शन ऑफ वेस्ट बंगाल कोलकाता, राइट, कोलकाता वेस्ट बंगाल। अब इस रिवर गंगा का स्टेज अगर आप देखोगे यहां से मीन सी लेवल से, दिस इज द मीन सी लेवल, सो जस्ट दिस लाइन इज कंसिडर्ड एज डेटम, सेम फ्लूइड सेम हाइट कंसिडर्ड एज डेटम, राइट। यू आर स्टडिंग ऑलरेडी इन फ्लूइड मैकेनिक्स। सो यहां पर देखिए आप एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, क्या होगा, ये तो मीन सी लेवल से हाइट आपने ले ली, सपोज करो कि आपको एनर्जी इक्वेशन यहां पर अप्लाई करनी है, तो मीन सी लेवल से हाइट लेने की क्या जरूरत है, डेटम का प्रिंसिपल बताया ना आपको मैंने अभी, सेम फ्लूइड सेम हाइट कंसिडर्ड एज डेटम, तो हम इस डेटम को यहां से भी कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज लोकल लेवल, एंड दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज डेटम, एंड दिस हाइट इज h1, this stage is h2 and this stage is h3. We can take, there is no any problem, right? So a stage of a river is water surface elevation measured above the datum. Datum may be mean sea level or any assumed local level. तो एक्चुअली क्या होता है, इलाहाबाद हाई स्टेज पे है, तो यहाँ से जब पानी आएगी ना पटना में, और पटना से पानी जब वेस्ट बंगाल को जाएगी ना, तो क्या होगा कि लॉसेस होंगे, वो लॉसेस जो होते हैं एडिज लॉस होते हैं, फ्रिक्शन लॉस होते हैं, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के टॉपिक में जब स्लोप एरिया मेथड पढ़ेंगे। तो मेरा मेन कंसर्न यहाँ पर स्टेज से है कि आप लोकल लेवल को ले सकते हो, ठीक है। चलिए, अब स्टेज को मेजरमेंट करने के हमारे पास 3-4 तरीके होते हैं, कैसे हम मेजरमेंट करते हैं देखिए। देखिए, measurement of a stage. A stage can be measured by first manual gauge और दूसरा ऑटोमेटिक गेज, राइट। मैनुअल गेज 2 तरीके के होंगे, फर्स्ट इज स्टाफ गेज और दूसरा है हमारा वायर गेज, ठीक है। ऑटोमेटिक गेज 2 तरीके के होंगे, पहला है हमारा फ्लोट गेज रिकॉर्डर और दूसरा है हमारा बबल गेज रिकॉर्डर, ठीक है। ये है हमारे पास 4 तरीके के गेज हैं जिनसे कि हम स्टेज को मेजरमेंट कर सकते हैं। तो बहुत ही डिटेल डिस्क्रिप्शन इसका दिया हुआ है आपकी थ्योरी बुकलेट में, यू कैन सी। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताता हूँ, अब देखिए प्रैक्टिकली मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, देखिए स्टाफ गेज में क्या होता है, जैसे ये रिवर है ना, तो यहां पर इसके क्रॉस सेक्शन के बाद इस तरीके से आप स्टाफ फिक्स कर दो, इस तरीके से सेक्शन डिस्ट्रीब्यूट करके स्टाफ फिक्स कर दो, दिस इज स्टाफ, राइट। अब इसमें क्या करते हैं कि हम पानी की एलिवेशन डेली नोट करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी पानी का लेवल ये है हमारा, यहां पर है पानी का लेवल, कल पानी का लेवल यहां पर आएगा तो राइज कितनी होगी 2 मीटर, पहले कितनी थी 130 मीटर, तो टोटल कितना हो गया 132 मीटर इज द स्टेज हियर, राइट। इस तरीके से मेजरमेंट करेंगे। अ स्टाफ इज मेड ऑफ वुडन मटेरियल ऑफ लो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी with respect to temperature and moisture, with respect to temperature and moisture, ठीक है।
तो आप इसको वर्टिकली भी प्लेस कर सकते हैं और इंक्लाइंड रूप से भी आप इसको प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वायर गेज। वायर गेज में हम क्या करते हैं, जस्ट मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ, ऐसे ही याद हो जाएगी। वायर गेज में जैसे देखिए, ये मान लीजिए कि हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हैं, ब्रिज हैं ये, और ये पानी का लेवल यहाँ पर है, ठीक है। तो हम वायर गेज में क्या करते हैं, हमारे पास असेंबली इस तरीके से रहती है, यहाँ से पुल्ली कनेक्ट करके एक वेट को यहाँ से गिराते हैं इस तरीके से। देखिए एक वेट को यहाँ पे गिराते हैं, तो क्या होता है वायर की मदद से। अब एग्जैक्टली क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आज आपको जो पुल्ली गिरानी पड़ी थी, मान लीजिए ये रेडियस r है, तो आप कितना गिराए, 2 पाई r के बराबर। 2 पाई r की लेंथ मान लीजिए l और इसकी वैल्यू मान लीजिए 25 मीटर। तो आज आपको 25 मीटर ये गिरानी पड़ी, कल आपको 27 मीटर गिरानी पड़ी। इसका मतलब क्या हो गया, पानी 2 मीटर नीचे घट गया है। परसों आपको क्या करना पड़ा, फिर आपको 10 मीटर ही गिराना पड़ा, मतलब पानी बहुत बढ़ गया है हमारा, राइट। तो राइज और फॉल हम बड़े आसानी से इससे कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तीसरा है ऑटोमेटिक गेज, दैट इज फ्लोट गेज रिकॉर्डर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये कंप्लीटली ऑटोमेटिक गेज है। देखिए अब मैं थोड़ा सा इसका एक सिंपल फिगर बनाता हूँ, बिकॉज देयर आर सो मेनी कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स आर गिवन इन योर बुक्स। देखिए आप, यहां पर हम क्या करते हैं, रिवर के एम्बैंकमेंट्स पे एक स्टीलिंग वेल लगा देते हैं। दिस इज द वाटर लेवल, राइट। देखिए यहां पे, यहां से पानी की फ्लो इस स्टीलिंग वेल में होगी। दिस इज कॉल्ड स्टीलिंग वेल, राइट। अब यहां पर हम क्या करते हैं, एक पुली लगाते हैं, एक वेट लगाते हैं और एक हम फ्लोट लगाते हैं यहां पर। दिस इज कॉल्ड फ्लोट एंड दिस इज कॉल्ड वेट, काउंटर वेट, एंड दिस इज हियर पुली, राइट। तो पानी की लेवल अभी यहां तक है हमारी, ठीक है। पानी की लेवल यहां तक है। पानी की लेवल अगर बढ़ेगी तो ये फ्लोट हमारा ऊपर जाएगा और ये वेट हमारा नीचे जाएगा। तो फ्लोट कितना ऊपर गया है, ये नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस ऑफ पुल्ली से आपको पता चल जाएगा, जो कि ये गेज अपने आप ही रिकॉर्ड करेगा, राइट। तो यहाँ पर ए फ्लोट इज अटैच्ड ऑन विद द पुल्ली एंड विद द हेल्प ऑफ रोप और अ स्ट्रिंग, and when water will rise, then float will go in a upside and weight will go in a downside. Rise or fall of water surface will be calculated by number of pulley revolution, will be directly proportional to number of revolutions of the pulley here, right. अब यहाँ पर देखिए क्या होता है एग्जैक्टली, ऑरिफाइस हम यहाँ पर रखते हैं इस तरीके से। एक्चुअली क्या होता है, टू प्रोटेक्ट द फ्लोट फ्रॉम डेब्रिस, डेब्रिस मतलब मलबा, राइट। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, टू प्रोटेक्ट the float from debris, a steering wheel is used। तो एग्जैक्टली क्या होती है कि अगर आप इस असेंबली को ऐसे ही यहाँ पर रख दोगे तो क्या होगा कि यहाँ से जो मलबा जाएगा, सेडिमेंट्स जो जाएगा, वो जनरली इसको इधर उधर मूव करा देगा, राइट। और इसमें सेडिमेंट्स का वेट ज़्यादा हो जाएगा, सेडिमेंट्स ज़्यादा रहेगा, पानी कम रहेगा और हाइट ज़्यादा शो करेगा, तो स्टेज गलत आ जाएगा। सो स्टीलिंग वेल हम लोग यूज़ करते हैं। तो बहुत ही फेमस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्रिएट होता है कि कौन से गेज में हम लोग स्टीलिंग वेल यूज करते हैं, तो फ्लोट गेज में करते हैं, राइट। नेक्स्ट है आपका बबल गेज रिकॉर्डर, ठीक है। आपको मैं यहीं पर समझाता हूँ बबल गेज रिकॉर्डर। देखिए जैसे मान लीजिए ये रिवर है, यहां पर हमने एक चैम्बर बनाया अपना, ठीक है। इस चैम्बर में हमने क्या किया, एक गेज लगा दिया, ठीक है, और यहां से पाइप कनेक्ट किया इस तरीके से, इस तरीके से रिवर के बेड में ये पाइप गया, ठीक है। और यहां से प्रेशर हमने P अप्लाई किया, जो कि ये गेज हमारा रिकॉर्ड कर लेता है। दिस इज द गेज। जस्ट मैं रफली बता रहा हूं आपको थोड़ी नॉलेज के लिए, ठीक है, अदरवाइज नो नीड टू स्टडी इट। अब यहां से गैस बबल हम छोड़ेंगे, ये गैस बबल, तो यहां पर प्रेशर जब P अप्लाई किए तो ये गैस बबल H हाइट तक जाके वाटर सरफेस को टच करेगी। तो P इज इक्वल टू गामा टाइम्स H। गामा इज द रो जी, यूनिट वेट ऑफ वाटर। सो यहां से P इज अवेलेबल, गामा इज अवेलेबल, H आप कैलकुलेट कर सकते हो, मीन्स वाटर सरफेस एलिवेशन आपको पता चल जाएगी इसमें, राइट। तो ये चारों मेथड थे। आइए दूसरा आते हैं, मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी।
मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। measurement of velocity, right? Methods. First by float and second by current meter, right? Second by current meter. Floats क्या होते हैं देखिए आप, देखिए फ्लोट्स, फ्लोट मेथड। जैसे मान लीजिए ये स्ट्रीम है, ठीक है, फ्लो इधर से हो रही है, ठीक है, ये मान लीजिए अपर स्ट्रीम है अभी आपका, ये मान लीजिए डाउन स्ट्रीम है, या फिर सेक्शन 1 1 मान लीजिए इसको 1 1 एंड दिस इज सेक्शन 2 2 and float is kept here and then float will reach here, right? Vs is the velocity and this is the L and this time is t is equal to 0 and this is t is equal to t seconds, right? प्रैक्टिकली भी अगर आपको मेजरमेंट करना है फील्ड में, अगर आप गए, यू हैव नो एनी डिवाइस, देन यू विल टेक द एनी फ्लोटिंग डिवाइस, राइट? लकड़ी का कोई टुकड़ा ले लो एंड जस्ट ड्रॉप इट इन द वाटर एंड स्टार्ट योर स्टॉप बाथ, जस्ट सी कि कितना समय लेता है यहाँ से वहाँ तक जाने में, देन टाइम, देन लेंथ ऑफ ट्रेवल डिवाइडेड बाय द फ्लोट डिवाइडेड बाय द टाइम इज कॉल्ड सरफेस वेलोसिटी ऑफ द रिवर। तो डायरेक्टली हम लोग उसको पता कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या होगा, देखो आप, ये फ्लोट जो है t इज इक्वल टू 0 से यहाँ पर शुरू किया और L मीटर की डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी t सेकंड्स में। देन फ्लोट्स को जो हम रखते हैं वो रिवर के सरफेस पे ही रखते हैं। तो रिवर की सरफेस की जो वेलोसिटी होगी, देखो मैं इस पॉइंट पे बहुत स्ट्रेस डाल रहा हूँ, सरफेस की वेलोसिटी। तो रिवर की सरफेस पे जो हमारी वेलोसिटी होगी, आई रिपीट, रिवर की सरफेस पे जो हमारी वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी किसके बराबर हो, क्योंकि वही वेलोसिटी जो है इस फ्लोट को धक्का मारेगा, राइट? अभी आप यहाँ पर खड़े हैं तो दिस फ्लोर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वेट, नॉट द डायरेक्टली ग्राउंड फ्लोर। अगर आप टॉप फ्लोर पे हैं तो टॉप फ्लोर का अभी जो स्लैब है वही रिस्पॉन्सिबल है। तो देखो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या होता है, सरफेस वेलोसिटी Vs इज इक्वल टू, दिस इज सरफेस वेलोसिटी, Vs is equal to L by T मीटर पर सेकेंड, राइट? लेट अस, यहां पर आप लिख सकते हो, ए फ्लोट इज केप्ट ऑन द सरफेस ऑफ ए रिवर। लेट अस कंसिडर फ्लोट will travel a distance of capital L meter in a time interval of t seconds. Then surface velocity of river is given by, surface velocity of river is given by, you can write Vs is equal to L by T मीटर पर सेकेंड, राइट? ओके, तो देखिए यहाँ पे सरफेस वेलोसिटी पता चल गया हमें। एक्चुअली मैं सरफेस वेलोसिटी पे इसलिए स्ट्रेस डाल रहा हूँ, तो यहाँ पर सरफेस वेलोसिटी का पर्पस मेरा ये है, बहुत ही क्लियर पर्पस है, कि जैसे आप पढ़ते हो ना फ्लूइड मैकेनिक्स, तो आप ये पाइप पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि अगर फ्लो लैमिनार है या टर्बुलेंट है तो वेलोसिटी प्रोफाइल लैमिनार में पैराबोलिक होती है, टर्बुलेंट में लॉगरिथमिक होती है ना? वेलोसिटी की इक्वेशन पढ़ी थी आपने लैमिनार में, u इक्वल टू यू मैक्स इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, है ना? यू मैक्स इक्वल टू 1 बाई 4 म्यू डो पी बाई डो एक्स इंटू आर स्क्वायर। तो एग्जैक्टली क्या है, ये सारी चीज़ें जरा सा कोरिलेट करके पढ़ना चाहिए। तो एग्जैक्टली ये बाउंड्री होती थी, तो यहाँ पर वेलोसिटी 0 होती थी, यहाँ पर वेलोसिटी मैक्स होती थी। तो रिवर क्या है, ओपन चैनल है इस तरीके से, राइट?
तो अब यहाँ पर अगर मान लो इस पर्टिकुलर डेप्थ पे तुम वेलोसिटी निकालोगे ना, देखो डेप्थ पे वेलोसिटी वेरी कर रही है ना, तो डेप्थ पे अगर तुम वेलोसिटी निकालोगे ना तो यहाँ पर वेलोसिटी कुछ तो होगी ही सरफेस की, लेकिन डेप्थ पे ये वेलोसिटी का प्रोफाइल इस तरीके से होगा, और ये प्रोफाइल लॉगरिथमिक कहलाता है क्योंकि टर्बुलेंट फ्लो है, राइट। रिवर में जो फ्लो होती है वो टर्बुलेंट फ्लो होती है, दैट्स वाई प्रोफाइल इज लॉगरिथमिक हियर एंड इट विल मूव इन दिस वे। मैं इसको और डिटेल में समझाऊंगा, थोड़ा सा सरफेस के साथ पंगा हो रहा था इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। सो दिस इज द सरफेस वेलोसिटी हियर, राइट। नाउ यहाँ पर हम वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये वेलोसिटी कितनी है, ये वेलोसिटी कैसी कितनी है, ये हम कैसे पता करेंगे। तो वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर डेप्थ पे अगर आपको पता करना है देन वी हैव टू यूज सेकंड इंस्ट्रूमेंट दैट इज करंट मीटर, राइट। सो जरा सा आप लिखेंगे करंट मीटर, ओके लिखिए करंट मीटर क्या है, लिखिए ए करंट मीटर कंसिस्ट ऑफ rotating elements. A current meter consists of rotating elements which rotate due to reaction of a current meter consists of rotating elements which rotate due to reactions of stream currents. A current meter consists of rotating elements which rotate due to reaction of stream currents, right. पैराग्राफ चेंज करके ले गई, the number of revolutions of current meter, the number of revolutions of per second, the number of revolutions of current meter is measured through an arrangement made in the current meter, I repeat, the number of revolutions of current meter is measured थ्रू एन अरेंजमेंट मेड इन द करंट मीटर, ठीक है। देखिए तो यहां पर जनरली क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी एज वेलोसिटी बाय करंट मीटर इज गिवन बाय V is equal to A into NS plus B, right? V is equal to A into NS plus B, where NS जो है NS is equal to this, NS is equal to number of revolutions per seconds। और ये पता कैसे चलेगा, ये ऑटोमेटिकली करंट मीटर देगा। मैं अभी आता हूँ इस पे भी। A और B ये जो है कांस्टेंट, करंट मीटर कांस्टेंट, दिस इज करंट मीटर कांस्टेंट, राइट। और V जो है हमारी यहां पर, दिस इज पॉइंट वेलोसिटी एट एनी डेप्थ ऑफ अ स्ट्रीम, पॉइंट वेलोसिटी एट एनी डेप्थ ऑफ ए स्ट्रीम, राइट। तो अब यहां पर क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो मिल गई हमें, V इक्वल टू A इंटू NS प्लस P। अब यहां से आप देखो दिस इज पॉइंट वेलोसिटी एट एनी डेप्थ। तो एग्जैक्टली क्या होती है चीजें कि जैसे मान लो ये रिवर है आपकी, दिस इज द रिवर, राइट। तो इस डेप्थ पे मान लीजिए 2 फीट का डेप्थ है, ये 4 फीट का डेप्थ है, आप कौन से डेप्थ पे निकालना चाह रहे हो। तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ अभी और ये पूरी रिवर है हमारी, ठीक है। रिवर इस क्रॉस सेक्शन से मान लीजिए नदी के पार जानी है, तो नदी का एक पार ये हो गया, नदी की दूसरी सिरे उस तरफ हो गए, अब हमको उस तरफ जानी है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ पर गए और ऐसे जाकर बोट पर से करंट मीटर को नीचे डुबाया, ठीक है। करंट हमको 10 फीट नीचे वेलोसिटी चाहिए तो हम 10 फीट तक डुबाए। 10 फीट तक में उसमें करंट मीटर में क्या होता है, एक फैन लगा रहता है, जैसे आप सीलिंग फैन देखते हो इस तरीके से फैन लगा रहता है, ठीक है। ऐसे ये फैन लगा रहता है, तो जैसे पानी की धार आएगी ना तो ये फैन ऐसे 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 घूमना शुरू हो जाएगा। तो इसके जो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस होंगे वो ये करंट मीटर जिसमें इसमें एक इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है वो ऑटोमेटिकली मेजरमेंट कर लेगा, राइट। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस और कितने सेकंड तक ऑब्जर्वेशन आपने किया है वो भी वो दे देगा। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस डिवाइडेड बाई टाइम, तो यहाँ से आपको NS की वैल्यू मिल जाती है और A और V की वैल्यू फिक्स होती है करंट मीटर्स के लिए, दैट विल बी द कांस्टेंट वैल्यू, इट विल बी गिवन इन योर क्वेश्चन पेपर ऑल्सो। और हम कौन सा करंट मीटर, प्रोपेलर टाइप
टाइप यूज कर रहे हैं, प्राइस यूज कर रहे हैं, ये सब बहुत तरीके के करंट मीटर होते हैं, ये सब आपको वहाँ पर गिवन होगी, राइट। सो अगर आप पुट करेंगे तो 10 फीट नीचे ये वेलोसिटी आपको मिल जाएगी, इसीलिए हम इसको कहते हैं पॉइंट वेलोसिटी। जैसे ये मान लीजिए नदी का सरफेस है, तो यहाँ पर आपने फ्लोट को रखा था, तो ये सरफेस पे जो वेलोसिटी मिलती थी उसको हम कहते थे सरफेस वेलोसिटी, और किसी गहराई पे, किसी पॉइंट पे जो वेलोसिटी मिलती है, किसी डेप्थ पे जो वेलोसिटी मिलती है, उसको हम कहते हैं पॉइंट वेलोसिटी एट एनी डेप्थ, राइट। तो हमें यहाँ पर रिवर के किसी भी जगह पे, किसी भी डेप्थ पे हमको वेलोसिटी मिल सकती है करंट मीटर से। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन क्रिएट होता है यहाँ पर। फ्लोट विल गिव द सरफेस वेलोसिटी ऑफ ए रिवर, वेयर एज द करंट मीटर विल गिव द पॉइंट वेलोसिटी ऑफ ए रिवर। सो यू कैन राइट इट इन योर नोट्स, नो प्रॉब्लम। फ्लोट विल गिव द सरफेस वेलोसिटी ऑफ ए रिवर एंड करंट मीटर विल गिव द पॉइंट वेलोसिटी ऑफ ए रिवर एट एनी डेप्थ। अब यहाँ पर क्या होगा कि करंट मीटर जो होते हैं हमारे, वो 2 डिफरेंट टाइप के होते हैं। सो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ करंट मीटर, देयर आर 2 types of current meter. First is horizontal axis current meter, and second is vertical axis current meter, and second is horizontal axis current meter. तो ये 2 डिफरेंट तरीके के करंट मीटर होते हैं। मैं इनको आपको फिगर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूँ। देखिए आप, जैसे मान लीजिए ये रिवर है, ठीक है, चलिए रिवर छोड़िए, आप ऐसे मान लीजिए आप कि ये रिवर की सरफेस है, ठीक। यहाँ पर भाया बोट गए, इस तरीके से पुल्ली के साथ ये अरेंजमेंट रहता है, और इस करंट मीटर के साथ ऐसे एक फैन लगी रहती है, राइट। सो दिस इज वर्टिकल एक्सिस, दिस इज वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पर जब पानी की धार बहेगी इस तरीके से, तो इस फैन को ये धक्का मारेगा। तो जब इस फैन को ये धक्का मारेगा, जर्क मारेगा, तो ये फैन जो है इस तरीके से हमारी घूमेगी, और इस डेप्थ को तुम मान लो एनी डेप्थ y, जहाँ पर कि आपने करंट मीटर को टॉ किया है, गिराया है, राइट। तो ये नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस यहाँ पे आपको करंट मीटर ns की वैल्यू दे देगा। तो इस पॉइंट पे b विल गेट द v, एंड v इज इक्वल टू a इंटू ns प्लस b, राइट। लेकिन इस करंट मीटर की एक ड्रॉबैक है, और वो ड्रॉबैक क्या है वो देखिए आप। अगर इस रिवर की फ्लो इंक्लाइंड होगी, हॉरिजॉन्टल की बजाय इंक्लाइंड होगी, ऐसे, तो इस फ्लैंड पे, इस फैन पे वो थ्रस्ट क्रिएट नहीं हो पाएगा, वो थ्रस्ट इस फैन पे क्रिएट नहीं हो पाएगा। जैसे ये फैन है हमारा, ऐसे में रखता हूँ इसको, और एक्सिस मेरे फिंगर को आप समझिए कि दिस इज द एक्सिस, राइट। तो फ्लो अगर इधर से ऐसे आ रही है तब तो ये मूव करेगा, ऐसे फ्लो आ रही है तो, लेकिन फ्लो अगर ऐसे आ रही है तो प्रॉपर जर्क इस पे क्रिएट नहीं कर पाएगा वो। दैट्स वाई ये प्रॉपर वेलोसिटी आपको मेजर करके नहीं दे पाएगी। तो इस डिफिशियंसी को रिमूव करने के लिए हम जो दूसरी करंट मीटर यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एक्सिस करंट मीटर। तो यहाँ पर देखिए आप, दिस इज वर्टिकल एक्सिस करंट मीटर, जस्ट आई एम राइटिंग हियर वर्टिकल axis current meter, right, okay, and this is horizontal axis current meter, just you can see this is the surface of a river, right। और यहां से हम जो करंट मीटर को प्लेस करेंगे वो कुछ इस तरीके से प्लेस करेंगे। दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो जब फ्लो हमारी इंक्लाइन भी होगी इस तरीके से, तो ये हमारा रिवॉल्व करके ns की वैल्यू बहुत ही प्रॉपर देगा, सो दैट वी कैन गेट द पॉइंट वेलोसिटी एट एनी डेप्थ y, v इज इक्वल टू a इंटू ns प्लस b, राइट। पॉइंट वेलोसिटी v इज इक्वल टू a इंटू ns प्लस b, ओके। तो देखिए आप कि ये तो आपको क्लियर हो गया कि ये सुटेबल है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के लिए और वो इंक्लाइंड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के लिए। तो जरा सा लिख लीजिए आप वर्टिकल एक्सिस करंट मीटर के बारे में मैं बोलता हूँ, लिखिए। इन दिस करंट मीटर देयर इज ए वर्टिकल एक्सिस, and its disadvantage is that it is suitable only for horizontal component of velocity. It is suitable only for horizontal component of velocity, and it is not suitable for appreciable inclined component of velocity, and it is not suitable for
appreciable inclined component of velocity, right? दूसरा लिखिए आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस करंट मीटर। एक लाइन और लिख लीजिए वर्टिकल एक्सिस में। द कॉमन एग्जांपल ऑफ वर्टिकल एक्सिस करंट मीटर इज प्राइस करंट मीटर, PRICE, प्राइस करंट मीटर। द कॉमन एग्जांपल ऑफ वर्टिकल एक्सिस करंट मीटर इज प्राइस करंट मीटर। दूसरा लिख लीजिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस करंट मीटर। देखिए, इट हैज हॉरिजॉन्टल एक्सिस and it is suitable for, it has horizontal axis and it is suitable for appreciable inclined component of velocity, and it is suitable for appreciable inclined component of velocity, and it is suitable for appreciable inclined component of velocity up to an inclination of 15 degree, 15, up to an inclination of 15, up to an inclination of 15 degree, up to an inclination of 15 degree. It has range of velocity measurement, it has range of velocity measurement from 0.15 meter per second, 0.15 meter per second. It has range of velocity measurement from 0.15 meter per second to TO2 4.0 meter per second. It has range of velocity measurements from 0.15 meter per second to 4.0 meter per second. ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका फील्ड यूज। नोट्स में लिखते हैं फील्ड यूज, जो फील्ड में यूज की जाती है इन चीजों को। देखिए क्या है, दिस इज वाटर लेवल और किसी पर्टिकुलर डेप्थ पे, सपोज दिस इज अ बेड लेवल, राइट। तो यहां से जो मूवमेंट होगी, वेलोसिटी प्रोफाइल जो होगी, दिस इज VS, राइट, एंड दिस इज V max, राइट। You can see this is the velocity profile of a stream, and suppose this depth is y, right? This depth is y, and this is log profile of velocity in turbulent flow. दिस इज लॉग प्रोफाइल ऑफ वेलोसिटी इन टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। तो यहां पर एग्जैक्टली VS है एंड V max जो होती है इज इक्वल टू 10 to 15% हायर देन, सो मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो 10 to 15% हायर देन सरफेस वेलोसिटी, और ये जो होगी वो जनरली होती है मैक्सिमम वेलोसिटी एट ए डेप्थ ऑफ 0.05y to 0.15y from free surface. This is the free surface, right? तो पहला तो हमको रिजल्ट ये मिल गया कि मैक्सिमम वेलोसिटी इज 10% to 15% हायर देन सरफेस वेलोसिटी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मैक्सिमम वेलोसिटी इज 10% to 15% हायर देन surface velocity, and it occurs at 0.05y to 0.15y from free surface, ठीक है। चलिए दूसरी जो है इसमें मीन वेलोसिटी। अभी क्या है, आप जो वेलोसिटी लोगे यहाँ पर, ये तो मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई, लेकिन क्योंकि इस पूरे प्रोफाइल में वेलोसिटी की वेरिएशन हो रही है, सो नो नीड टू डिजाइन इट अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम वेलोसिटी। सो द मीन वेलोसिटी इज व्हाट, जैसे आप जो पढ़ते हो कंटिन्यूटी इक्वेशन पाइप फ्लो में A1 B1 इक्वल टू A2 B2, ρ1 A1 B1 इक्वल टू ρ2 A2 B2, तो वहाँ पर जो V लेते हो वो सेंटर लाइन की वेलोसिटी नहीं होती है, वो मीन वेलोसिटी होती है। अनफॉर्चुनेटली जो मीन होती है हमारी वो सेंटर लाइन पे ही आती है।
So that is the mean velocity. So everywhere in energy equation and continuity equation also always we are applying the mean velocity, right? So exactly what will happen here, you can see mean velocity is what? So mean velocity in turbulent flow is given by 85% to 95% of surface velocity. So therefore mean velocity is equal to 0.85 vs to 0.95 vs, राइट? चलिए ये तो आ गया मीन वेलोसिटी। अब जो मीन वेलोसिटी होती है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रीम होते हैं। फर्स्ट वन इज शैलो स्ट्रीम एंड सेकंड इज डीप स्ट्रीम। तो शैलो स्ट्रीम जितने भी आर्टिफिशियल स्ट्रीम्स और ये सब देख रहे हैं आप, दैट्स आर क्लासिफाइड एज शैलो स्ट्रीम, एंड ऑल द नेचुरल स्ट्रीम लाइक रिवर गंगा एंड सो ऑन, दैट्स आर क्लासिफाइड एज डीप स्ट्रीम, राइट? तो फॉर शैलो स्ट्रीम mean velocity is taken as point velocity at 0.6y depth from free surface। तो जो mean velocity होगी v बार वो हो जाएगी v at 0.6y depth, right? v at 0.6y डेप्थ। तो अब यहां से क्या हो गई, ये तो हो गई हमारी पॉइंट वेलोसिटी और सॉरी मीन वेलोसिटी, दिस इज मीन वेलोसिटी, एंड दिस मेथड इज कॉल्ड वन पॉइंट मेथड। दिस इज कॉल्ड वन पॉइंट मेथड, राइट? ऑल्सो दिस इज कॉल्ड वेडिंग टेक्निक। कई बार ऑब्जेक्टिव्स में दे आर आस्किंग क्वेश्चन इन दिस वे, व्हाट डू यू मीन बाय वेडिंग टेक्निक, राइट? और दे आर आस्किंग इन दिस वे कि फॉर शैलो स्ट्रीम मीन वेलोसिटी इज गिवन बाय वेलोसिटी एट 0.6y डेप्थ फ्रॉम द फ्री सरफेस एंड द ऑप्शन इज दिस टेक्निक इज कॉल्ड समथिंग लाइक दिस। सो वेडिंग टेक्निक विल बी द आंसर, राइट? अब अगर स्ट्रीम डीप होगी तो हम मीन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ठीक है? सो नेक्स्ट पॉइंट इज फोर्थ इज डीप स्ट्रीम। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग फॉर डीप स्ट्रीम मीन वेलोसिटी इज टेकन एज, आप लिखो मैं बोल रहा हूं, फॉर डीप स्ट्रीम मीन वेलोसिटी इज टेकन एज एवरेज ऑफ, फॉर डीप स्ट्रीम मीन वेलोसिटी इज टेकन एज एवरेज ऑफ पॉइंट वेलोसिटी एट 0.2y डेप्थ एंड 0.8y डेप्थ। For deep stream, mean velocity is taken as average of point velocity at 0.2y depth and 0.8y depth from the free surface along the same line of action, of current meter, right? This stream is actually deep stream. So now if you will draw the current meter here, then you will get the velocity at 0.2y here and this is 0.8y here. You can also get the 0.2y dash and this is 0.8y dash, because these two depths are varying here. This depth and this depth is not constant, that's why I represented it by y and this is by y dash, right? तो exactly क्या है, मैं फिर से बोल रहा हूं कि यहां पर जो रिवर की डेप्थ होगी और यहां पर जो रिवर की डेप्थ होगी वो दोनों डेप्थ कभी भी बराबर नहीं होगी। तो यहां पर इस डेप्थ को मैंने y से रिप्रेजेंट किया है और इस डेप्थ को मैंने y डैश से रिप्रेजेंट किया है, राइट? अब यहां पर आपने अगर करंट मीटर को प्लेस किया है तो यू कैन सी कि यहां पर जो वेलोसिटी होगी इस पॉइंट पे 0.2y पे मान लो 10 मीटर पर सेकंड है और यहां पर 0.8 पे मान लो 15 मीटर पर सेकंड है। तो इन दोनों का एवरेज आप नहीं लोगे। आई एम राइटिंग दिस पॉइंट हियर, जस्ट यू कैन सी मीन वेलोसिटी इज इक्वल टू v at 0.2y प्लस v at 0.8y डिवाइड बाई 2, ठीक है? अब देखो आप ये वेलोसिटी जो है मैंने जिक्र किया है
mean velocity is taken as average of point velocity at 0.2 y depth and 0.8 y depth from the free surface, this is the free surface, along the same line of action of current meter। तो करंट मीटर को आपने अगर इस डेप्थ पे इस डेप्थ पे डाला है तो यहाँ का ही दोनों का एवरेज लेना है। जरूरत क्यों पड़ी ऐसा करने की? क्योंकि जो वेलोसिटी प्रोफाइल है यहाँ के लिए ये है और आप जज नहीं कर पा रहे हो कि कौन सी वेलोसिटी हमको मीन के बराबर मिलेगी, तो हम क्या करते हैं, इन्हीं दोनों का एवरेज करते हैं। सो दिस वेलोसिटी प्रोफाइल इज कंप्लीटली डिफरेंट इन कंपैरिजन टू दिस वेलोसिटी प्रोफाइल हियर। दैट्स व्हाई नेवर ट्राई टू मेक ए मिस्टेक इन योर पेपर, जस्ट दे विल कंफ्यूज यू, दे विल गिव द पॉइंट वेलोसिटी एट 0.2 y डेप्थ हियर एंड 0.8 y डेप्थ आल्सो हियर, राइट। लेकिन आप कंफ्यूज मत होना, ये कभी भी नहीं हो सकता है, बिकॉज दिस लाइन ऑफ एक्शन इज डिफरेंट and this line of action of current meter is different here, and apart from this velocity profile is completely different here and the velocity profile is completely different here, because these follow different streamlines and this follow different streamlines. So don't try to take the average of these two, right? So its fundamentals should be very clear, so that will be along the same line of action of current meter. So this is called 2 point, this is called 2 point मेथड, राइट। इसको हम कहते हैं 2 point मेथड। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चंस आते हैं इस पे कई बार गेट में काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं, इस पे ही सिर्फ वेलोसिटी गिवन होती है और आपको डिस्चार्ज कैलकुलेट करना होता है। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन कराता हूं, जस्ट यू कैन राइट, लिखिए एक क्वेश्चन लिखिए, मैं लिखवा रहा हूं, लिखिए ए ट्राइंगुलर चैनल हैज ए width of 2 meter, has a width of 2 meter and a depth of 0.9 meter and a depth of 0.9 meter. A triangular channel has a width of 2 meter and a depth of 0.9 meter. इस क्वेश्चन को लिखिएगा, क्वेश्चन है ये, डेप्थ ऑफ 0.9 मीटर। The average velocity at 18 centimeter depth, the average velocity at 18 centimeter depth, 18 centimeter depth is 0.60 meter per second, 0.60 meter per second, and average velocity at 72 centimeter depth, 72 centimeter depth is 0.40 meter per second, 0.40 meter per second. Then find the stream discharge. तो देखिए इस तरीके का क्वेश्चन 3 से 4 बार गेट में 2 मार्क्स का आया है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, घबराने की तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। दिस इज द ट्रायंगुलर चैनल, राइट। आप इसमें एक लाइन और इंट्रोड्यूस कर लेंगे, जैसे मैंने लिखवाया क्वेश्चन में, एवरेज वेलोसिटी एट 18 सेंटीमीटर डेप्थ इज 0.60 मीटर पर सेकेंड एंड एवरेज वेलोसिटी एट 72 सेंटीमीटर डेप्थ इज 0.40 मीटर पर सेकेंड along the, ऐसे लिख सकते हैं आप, along the same line of action of current meter, ये आप लिख सकते हैं। ये गिवन तो नहीं रहता है क्वेश्चन में, बट लिख लीजिए। देखिए दिस इज द वाटर सरफेस और ये डेप्थ आपको कितनी दी है क्वेश्चन में, 0.9 मीटर, राइट, और ये विड्थ दी है आपको 2 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर v.2y आप निकालो, तो v.2 इंटू 0.9 दैट इज v एट 18 सेंटीमीटर आ जाएगा, इज इक्वल टू 0.60 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर आप निकालो v.8y, सो v.8 इंटू 0.9 दैट इज v ऑफ 72 सेंटीमीटर मिल गया आपको 0.40 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो अब यहाँ पर मीन वेलोसिटी जो निकालोगे, सो देयरफॉर मीन वेलोसिटी v bar is equal to v of 0.2y plus 0.8y divided by 2. So 0.60 plus 0.40 divided by 2 is equal to 0.50 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई। अब यहाँ से स्ट्रीम डिस्चार्ज निकालोगे, सो देयरफॉर अ स्ट्रीम डिस्चार्ज q is equal to area into velocity, and area of triangle is 1/2 into base into height, so 1/2 into 2 into
0.9 और वेलोसिटी इज 0.50, सो 2 कैंसिल, सो दैट इज 0.45 मीटर क्यूब पर सेकेंड. सो दिस विल बी द आंसर. तो बस इतना ही करना है. एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड इन गेट सिंस 3 to 4 times asked. No, this question asked 3 times exactly in GATE and 4 to 5 times in ESE pre. Right? चलिए अब हम लोग डिस्चार्ज को फाइंड आउट करने के मेथड्स ढूंढते हैं कि कैसे हम डिस्चार्ज को फाइंड आउट कर सकते हैं. ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. तो लिखेंगे आप मेथड्स टू फाइंड अ स्ट्रीम डिस्चार्ज. मेथड्स टू फाइंड अ स्ट्रीम डिस्चार्ज. मेथड्स टू फाइंड अ स्ट्रीम डिस्चार्ज. फर्स्ट है आपका डायरेक्ट मेथड. फर्स्ट लिखिए आप एरिया वेलोसिटी मेथड. दूसरा है आपका मूविंग बोट मेथड. तीसरा है डाइल्यूशन मेथड. फोर्थ इज अल्ट्रासोनिक मेथड एंड फिफ्थ इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक wave method. Only you have to study these three, right? So these three is in your syllabus, and this is for conventional of ESE. This is also for conventional. This is for GATE, right? This is for GATE. So dilution method. So now come second. Second is indirect method. Indirect method. इसका फर्स्ट हो जाएगा आपको स्लोप एरिया मेथड, राइट. एंड सेकेंड इज हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स सच एज नॉचेज, वियर, स्पिलवे, बैराज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो यहां पर ये जो है दिस इज फुल्ली कन्वेंशनल, राइट? कन्वेंशनल. सो जस्ट यू कैन सी one by one I will discuss area velocity method, moving board method, dilution method, slope area method, right? Hydraulic structures such as notches and weir, and notches and weir is the topic of fluid mechanics. You are just studying in fluid mechanics. Triangular notch, rectangular notch, trapezoidal notch, उनके formulas होते हैं डायरेक्ट डिस्चार्ज को कैलकुलेट करने के, so that you can calculate. A spillway you will be study in open channel flow, and weir and barrage, that is the major topic of irrigation engineering. You will be study in irrigation also. So now see first topic, that is area velocity method, right? So first आप लिखेंगे एरिया वेलोसिटी मेथड. एरिया वेलोसिटी मेथड लिखो. एरिया वेलोसिटी मेथड लिखो. दिस मेथड इज जनरली एप्लीकेबल फॉर शैलो स्ट्रीम. SHALLOW. This method is generally applicable for shallow streams, right? This method is generally applicable for shallow stream. In this method, the cross section of a river is divided into various subsections. The cross section of a river is divided into various subsections, which is called gauging site. In this method, the cross section of a river is divided into various subsections, which is called gauging site. GAUGING. In this method, the cross section of a river is divided into various subsections, which is called gauging site. आप इसमें अंडरलाइन कर लीजिए पहले पॉइंट को. दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर शैलो स्ट्रीम्स, राइट. अब यहां पर देखिए, आप पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे गाइडलाइंस फॉर सिलेक्शन ऑफ गेजिंग साइट. गाइडलाइंस फॉर सिलेक्शन ऑफ गेजिंग साइट. फर्स्ट लिखेंगे आप साइट शुड बी स्टेबल.
साइड शुड बी स्टेबल। दूसरा, इट शुड बी easily accessible throughout the air. It should be easily accessible throughout the air. तीसरा, a stream should have well defined cross sectional area which does not change in various season. Right? A stream should have well defined cross sectional area, should be in various season. Fourth, there is no backwater effect in the channel. There is no backwater effect in the channel. So ये 4 गाइडलाइंस है हमारे इसको सेलेक्ट करने के। तो अगर मान लो इस रिवर की विड्थ 400 मीटर है तो एक एक सेक्शन, ये बहुत सारे सब सेक्शंस में हमने इसको कन्वर्ट कर रखा है। एक सब सेक्शन की विड्थ आप 1/15 टू 1/20 ऑफ जनरल विड्थ ले सकते हो। आप एक नोट में लिख लो, विड्थ ऑफ वन सेक्शन शुड बी width of one subsection should be 1/15, ऐसे लिखोगे 1/15 to 1/20 of total width. Width of one subsection should be 1/15 to 1/20 of total width, right? अब ये width मान लो आप W1 है and this width is W2 and this width is W3, right? And this width is here Wn-1 and this is Wn, right? ये विड्थ है हमारे सारे सब सेक्शंस के। और यहाँ पर इनकी डेप्थ जो है ये है y1, ये है y2, दिस इज y3 एंड दिस इज yn-1 एंड दिस इज yn इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए मैं जरा सा इस पॉइंट पे आता हूँ कि पहले तो मैं इस पे आता हूँ कि ये करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है हमें। ठीक है, इस मेथड्स की ऐसे ज़रूरत ही क्या है। तो आप देखो, प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको मैं देता हूँ कि जब भी आपको मान लो आप रिवर में जाते हो तो पहले कॉर्नर में जाते हो, बैंक्स पे, बैंक से उतरते हो रिवर में, थोड़ी कम फील करते हो वेलोसिटी, थोड़ी नीचे जाते हो ज़्यादा वेलोसिटी फील करते हो, और नीचे जाओगे ज़्यादा वेलोसिटी फील करोगे उसकी। तो जैसे मान लो ये रिवर है, राइट, ये रिवर है, तो एग्जैक्टली यहाँ पर वेलोसिटी थोड़ी अलग होगी, यहाँ पर थोड़ी अलग होगी, यहाँ पर थोड़ी अलग होगी, यहाँ पर थोड़ी अलग होगी। फिर दूसरे बैंक पे जाओगे तो यहाँ पर फाइनली वेलोसिटी 0 होगी, फिर यहाँ पर थोड़ी अलग होगी यहाँ पे वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इज नॉट सेम थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए रिवर। आई एम टॉकिंग अबाउट द क्रॉस सेक्शन। सो दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए रिवर। आई रिपीट, आई एम टॉकिंग अबाउट द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए रिवर। सो दिस इज द क्रॉस सेक्शन, राइट, एंड दिस इज द length in this way. This is the length. So river is flowing in this way. Just you can see river is flowing in this way, and this is the cross section of a river which we have divided into various subsections. So now my point is that कि हमें वेरियस सबसेक्शंस को लेने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। तो ज़रूरत हमें इसलिए पड़ रही है कि वेलोसिटी जो है हमारी वो हर सेक्शन पे अलग अलग होती है, और जब हम डिस्चार्ज फाइंड आउट करते हैं तो डिस्चार्ज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, डायरेक्टली लिखते हैं एरिया इंटू वेलोसिटी। तो एरिया तो तुम पूरा ले रहे हो, एरिया कौन सी एरिया लेते हो आप, क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हो। तो जैसे मान लो ना, इस क्लासरूम को मान लो ये क्रॉस सेक्शन है, और उसके बाद इधर से पानी की फ्लो ऐसे हो रही है, ऐसे पानी की फ्लो हो रही है, राइट। तो इस क्रॉस सेक्शन की एरिया इनटू वेलोसिटी ऑफ फ्लो दैट विल गिव द स्ट्रीम डिस्चार्ज। लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया तुम पूरा ले रहे हो, और वेलोसिटी तुम कहोगे सर हम एवरेज ले लेंगे ना। कौन सी एवरेज लोगे तुम, यहाँ पर स्ट्रीमलाइन अलग है, यहाँ पर स्ट्रीमलाइन अलग है। अभी मैंने समझाया आपको 2 पॉइंट्स मेथड में, क्योंकि देखो ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो तुम्हारे दिमाग में जो भी आइडियाज आएंगे तुम यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो अभी। इट्स ऐसा हो ही नहीं पाएगा यहाँ पर। तो एग्जैक्टली क्या है कि यहाँ पर वेलोसिटी की प्रोफाइल ऐसे जा रही है, यहाँ पर वेलोसिटी की प्रोफाइल ऐसे जा रही है, तो प्रोफाइल तो हमारी वेरी कर ही रही है यहाँ पे। तो इन दोनों का एवरेज तो हम कभी भी नहीं ले सकते। तो हम क्या करते हैं,
हम इन्हीं सेक्शंस को डिफरेंट सबसेक्शंस में कन्वर्ट करते हैं, मींस एरर्स को नलीफाई करते हैं, कम करने की कोशिश करते हैं, राइट। एरर तो अभी भी है बट हम एरर को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट मीन्स वी आर वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ तो किया हम लोगों ने बेहतर। तो एग्जैक्टली यहां पर क्या है कि जो डिस्चार्ज हमारी होती है वो होती है क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू वेलोसिटी ऑफ फ्लो, राइट। तो अब यहां पर क्या है कि इस क्रॉस सेक्शंस को वेरियस सब सेक्शंस में डिवाइड करना हमारी मजबूरी हो गई थी, तब जाकर हमने ये किया है। अब यहां पर लिखा है गाइडलाइंस फॉर सिलेक्शन ऑफ गेजिंग साइट। ये जो है आपका पहला सेक्शन, दिस इज गेजिंग साइट, दिस इज ऑल्सो गेजिंग साइट, दिस इज ऑल्सो गेजिंग साइट है, राइट। तो अब यहां पर क्या है, इस चीज को देखो आप, साइट शुड बी स्टेबल, राइट, साइट शुड बी स्टेबल। तो एग्जैक्टली क्या है कि जैसे ये रिवर है, अब आपने एक बार यहां पर ले लिया, एक बार यहां पर ले लिया, मान लो आपको हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, ब्रिजेस बनाने हैं, सर्वे यहां किया, ब्रिज यहां पर बना रहे हैं, पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहां का डिस्चार्ज सेम हो ही नहीं सकता, चैनल्स कभी भी वेल डिफाइंड शेप में थोड़ी होता है। तो एग्जैक्टली यहां पर क्या होगा कि साइट शुड बी स्टेबल। वंस यू कमिटेड फॉर दिस साइट्स यू हैव टेकन सर्वे एट दिस लोकेशंस, राइट। हाइड्रोमेट्री हम लोग पढ़ते हैं सर्वेइंग में, हम लोग डेप्थ को रिकॉर्डर से डेप्थ भी मेजरमेंट करते हैं। सो वंस यू हैव डन द सर्वे हियर देन यू हैव टू फॉर्म द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर एट दिस लोकेशन अपार्ट, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस इफ यू विल calculate the discharge here in survey and just you are forming the structures here, then definitely it will be failure after some period of time, right. So ऐसा नहीं करना चाहिए, साइट शुड बी स्टेबल। दूसरा, इट शुड बी इजिली एसेसेबल थ्रू आउट द ईयर। क्योंकि देखिए जब हम ओपन फाउंडेशन की ब्रिज बनाते हैं तो भी, स्मॉल ब्रिज 60-65 लाख रुपए की, तो भी हमको 9 महीने का टाइम लगता ही लगता है। पाइल बनाते हैं तो 11-12 महीने का टाइम लगता है, वेल बनाते हैं तो 2 साल का टाइम लगता है। तो जब तक हमारा स्ट्रक्चर बन ना जाए हमें सुपरविजन वहां पर करना होता है। सो इसलिए हमने लिखा है कि ऐसा साइट लो जहां पर कि तुम बड़े आराम से पहुंच सकते हो। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक तो फील्ड की बातें आपको बता रहा हूँ, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब रिवर की सर्वे करते हैं तो वहाँ पर निशान छोड़ते हैं, राइट। इस तरीके से एरो मारते हैं और लिखते हैं TBM नंबर 1, TBM नंबर 2, टेम्पररी बेंचमार्क, राइट। वो वहाँ पर हम लोग मार्क करके आते हैं फील्ड में। तो जब होता क्या है कि जब 6-7 महीने के बाद जब एस्टिमेट, जिसको DPR बोलते हैं, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जब वो सैंक्शन हमारी हो जाती है, उसके बाद जब 7-8 महीने के बाद हम काम करने जाते हैं तो पता चलता है कि सर्वे किसी और इंजीनियर ने किया था, उसकी ट्रांसफर हो गई, दूसरा इंजीनियर वहाँ पे काम करने गया, उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो उस TBM को देख के वो पता चलता है कि साइट हमारी यही थी, राइट। तो ट्रू साइट को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, अपने एस्टिमेट को देखते हैं, TBM को चेक करते हैं, वहां से पता चल जाता है। सो TBM रहना बहुत जरूरी होता है, राइट। तो कभी भी फील्ड में काम करने जाओगे, सो फर्स्ट गिव इंस्ट्रक्शन टू द सर्वेयर, प्लीज मार्क द टेम्पररी बेंचमार्क हियर। वहां पर उसको करना जरूरी है, वो नहीं करेंगे तो आप खिलवाड़ कर रहे हो फिर स्ट्रक्चर के साथ, राइट। वर्क की क्वालिटी थोड़ी पुअर हो जाए वो समझ में आता है, लेकिन ये चीजें अगर खराब हो जाए, साइट ही आप चेंज कर देंगे। 50 मीटर क्यूब के लिए पर सेकंड के लिए डिजाइन किया है और 100 मीटर क्यूब पर सेकंड वाले साइट पे ब्रिज बना देंगे तो फेलियर तो होना ही होना है, राइट। तो देखिए यहाँ पे इट शुड बी इजिली एसेसेबल थ्रू आउट द ईयर। तीसरा है, अ स्ट्रीम शुड हैव वेल डिफाइंड क्रॉस सेक्शनल एरिया विच डज नॉट चेंज इन वेरियस सीजन। तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था, इफेमरल स्ट्रीम और पेरेनियल स्ट्रीम, आप देखते हैं कि बरसात के दिनों में जो छोटी मोटी जो स्ट्रीम होती है, जो ट्राइब्यूटरीज होती है, कोसी रिवर की, महानदी की, कावेरी की और ये सब की जो ट्राइब्यूटरीज होती है, उसमें पानी पूरा उफाना हुआ रहता है, बहुत पानी रहता है उसमें, राइट। तो एग्जैक्टली क्या होता है कि जैसे गाँव में भी देखते हो आप कि रिवर ये है और बरसात के दिनों में पूरा पानी यहाँ तक फैला हुआ है, राइट। तो अब आप सर्वे करने गए बरसात में, तो आपने तो ये एरिया ले लिया, 500 मीटर विड्थ ले लिया आपने, और पता चला कि बरसात के बाद जब आप वहाँ पे पहुँचे काम कराने के लिए तो बच्चे यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, आपको नदी दिख ही नहीं रही है। अब आप क्या करोगे इसमें? तो 500 मीटर की नदी कहाँ बनाओगे? खेतों में बनाओगे, जिनका निजी लैंड होगा उसमें बनाओगे। फिर वो ऑब्जेक्शन करेंगे आपको, तो पता चलेगा जब कोई इन्वेस्टिगेशन करने आएगा तो बोलेगा यार यहाँ तो पैदल घूम सकते हैं हम लोग, खेल कूद सकते हैं, यहाँ पर ब्रिज बनाने की क्या जरूरत है? जब नदी ही नहीं है तो ब्रिज की क्या जरूरत है वहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर अगर ऐसा समस्या आता है तो हम रोड बना सकते हैं प्रॉपर एप्रन डिजाइन करके, राइट, साइड स्लोप्स प्रॉपर करके। तो यहाँ पर क्या है, कभी भी सर्वे जो होता है वो रेनी सीजन में नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्रॉस सेक्शन जो होती है, जहाँ पर भी आप लोग जिस स्ट्रीम का आप करो, ऐसा नहीं कि कभी उसका क्रॉस सेक्शन ये हो गया, कभी इसका क्रॉस सेक्शन ये हो गया। प्रॉपर आप आफ्टर रेनी सीजन लो, जो क्रॉस सेक्शन है उसको आप डिफाइन करो, 10-15% का, 10% तक का एरर इसमें चलेगा, राइट। सो वेल डिफाइंड क्रॉस सेक्शनल एरिया विच डज नॉट चेंज इन वेरियस सीजन। चौथा है, देयर इज नो बैक वाटर इफेक्ट इन द चैनल। बैक वाटर इफेक्ट का बड़ा ही एक अच्छा मीनिंग होता है, 2 अच्छे मीनिंग होते हैं इसके। क्या होते हैं? पहला देखो, पहले तो जनरल बता रहा हूं, इस वाले सेक्शन का पानी इस वाले सेक्शन पर डिस्चार्ज क्रिएट नहीं करेगा, इस वाले सेक्शन का पानी इस वाले सेक्शन पर डिस्चार्ज क्रिएट नहीं करेगा, राइट।
दूसरा जो बैक वाटर इफेक्ट ओपन चैनल में पढ़ते हो ना, तुम स्लोप पढ़ते हो पानी की, माइल्ड स्लोप, स्टीप स्लोप, एडवर्स स्लोप, ये सब पढ़ते हो, वो एक अलग चीज़ है, राइट। अभी यहाँ पर क्या है, जब हम एसटीडी फ्लो पढ़ते हैं, अनस्टीडी फ्लो पढ़ते हैं, लूप रेटिंग कर्व में भी मैं थोड़ा सा तुमको बैक वाटर इफेक्ट बताऊंगा, इसके बाद आखिरी में मैं पढ़ाऊंगा, इस टॉपिक के आखिरी में, उसमें मैं बता दूंगा आपको। लेकिन यहाँ पर सिग्निफिकेंस सिर्फ इतना है कि इस सेक्शन का पानी इस सेक्शन पे कोई एडवर्स इफेक्ट क्रिएट नहीं करेगा, राइट। तो चलिए, ये चारों पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए। अब हमें क्या करना है, हमें स्ट्रीम की डिस्चार्ज यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो ये डिस्चार्ज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखिए। देखिए यहाँ पर एग्जैक्टली क्या है कि इसका आप क्या करो, इफेक्टिव विड्थ लो पहले। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेथड कह रहा है। इफेक्टिव विड्थ ऑफ फर्स्ट सेक्शन W1 बार, क्यों लेने की जरूरत पड़ी वो देखते हैं। अगर आप इफेक्टिव विड्थ नहीं लोगे तो ये W1 इंटू Y1 ये एरिया आ जाएगा। यहाँ पर आप वेलोसिटी मेजरमेंट कर लोगे, V एट 0.6 y डेप्थ, दैट इज V1 बार। यहाँ भी वेलोसिटी मिल जाएगी आपको V2 बार, मीन वेलोसिटी यहाँ भी V3 बार मिल जाएगी आपको। ये Vn-1 बार मिल जाएगी आपको, और Vn तो खैर जीरो होगा ही होगा, क्योंकि जब यहाँ पर करंट मीटर ही नहीं है, पानी ही नहीं है, तो करंट मीटर कहाँ डालोगे, मिट्टी में थोड़ी डालोगे। तो यहाँ पर ये आ गए। तो अब यहाँ पर क्या है कि अगर मान लो तुम ये करते हो, दिस V1 बार इज करस्पॉन्डिंग टू दिस एरिया दिस डेप्थ, तो W1 इंटू Y1 इंटू V1 करोगे तो निकल जाएगा डिस्चार्ज। लेकिन यहाँ देखो, इस सेक्शन पे मेरे फिंगर को देखो, W2 वाले सेक्शन पे इसके करस्पॉन्डिंग कितनी वेलोसिटी है, 2 वेलोसिटी है। तो इस एरिया को लोगे तो कौन सी वेलोसिटी को डिफाइन करोगे, V1 बार को, V2 बार को, या दोनों के एवरेज को? कुछ नहीं कर सकते हो तुम, क्योंकि एवरेज तो लेना ही नहीं। ये तो बहुत बड़ा पाप है एवरेज लेना, क्योंकि ये दूसरा स्ट्रीमलाइन है, ये दूसरा स्ट्रीमलाइन है, तो लेना तो बहुत बड़ा गुनाह है। ये तो गलतियां एक्सेप्ट ही नहीं होती है। मीन्स यू हैव नो क्वालिटी टू बिकम एन IAS ऑफिसर, राइट। सो दिस इज डिफरेंट एंड दिस इज डिफरेंट सबसेक्शंस, राइट। सो स्ट्रीमलाइन ही डिफरेंट है यहाँ पे। तो अब हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा। तो ये मेथड कहता है कि बेटा तुम ऐसा कर लो कि तुम सेक्शंस को ही थोड़ा सा चेंज करो, कि ऐसा विड्थ लो तुम कि एक विड्थ के करस्पॉन्डिंग एक ही डेप्थ हो और एक ही वेलोसिटी हो। तो देखो, अब W1 बार लिया तो इसके करस्पॉन्डिंग डेप्थ Y1 है और वेलोसिटी क्या है, V1 बार है। सिमिलरली देखो, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखो, दिस इज इफेक्टिव विड्थ ऑफ सेकेंड सेक्शन, दैट इज W2 बार। दिस इज इफेक्टिव विड्थ ऑफ सेकेंड सेक्शन, W2 बार, राइट। सिमिलरली उसी तरीके से तुम इफेक्टिव विड्थ ऑफ थर्ड सेक्शन भी ले सकते हो, W3 बार हियर, राइट, इन दिस वे। और ये हो गया आपका इफेक्टिव विड्थ ऑफ लास्ट सेक्शन, WN-1 बार। WN बार मत ले लेना, देखो 1 के बाद गए हैं, 2 वाले सेक्शन में घुसे हैं तो W1 बार है, 3 वाले सेक्शन में घुसोगे तो W2 बार होगा, N वाले सेक्शन में घुसोगे तो WN-1 बार होगा, राइट। तो अब यहाँ से देखो आप एग्जैक्टली कि हमें ये विड्थ कैसे आइडेंटिफाई करनी है। तो इसके लिए इंपेरिकल रिजल्ट दिया गया, मैं आपको याद करने का तरीका बता सकता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। सो इफेक्टिव विड्थ ऑफ, क्योंकि इंपेरिकल फॉर्मूला का कोई प्रूफ नहीं होता, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फर्स्ट सेक्शन W1 बार, इसकी वैल्यू क्या होगी, W1 बार आपको W1 से थोड़ी ज़्यादा दिख रही है, सो इट इज़ W1 प्लस W2/2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू W1। जिसको पूरा लिया है उसके ट्वाइस से डिवाइड कर लो। W1 से थोड़ी ज़्यादा है तो W1 लेंगे, W2 का आधा लिया है तो W2/2 करेंगे, इसका स्क्वायर कर दो और जिसको पूरा लिया था उसके ट्वाइस से डिवाइड कर दो, राइट। अब आ जाओ इफेक्टिव विड्थ ऑफ लास्ट सेक्शन, यहीं पे लिखता हूँ, पहला और आखिरी में प्रॉब्लम है इफेक्टिव विड्थ। चलिए पहले सेकंड सेक्शन लिखते हैं, इफेक्टिव विड्थ ऑफ सेकंड सेक्शन W2 बार। तो W2 बार पहला और आखिरी, क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है, इन दोनों में पंगा है, बट बाकी सब सिंपल है। तो इसको हाफ लिया, इसको हाफ लिया, सो सिंपली कर दोगे आप W2 प्लस W3/2। इफेक्टिव विड्थ ऑफ थर्ड सेक्शन W3 बार, सो दिस इज W3 प्लस W4/2, राइट। उसी तरीके से इफेक्टिव विड्थ ऑफ मिडिल सेक्शन लिखो, एक जनरल फॉर्मूला लिख लो, मिडिल सेक्शन WI बार, ये हो जाएगा WI प्लस
WI प्लस 1/2, राइट। अब यहां पर देखो आप I कहां से कहां तक लाई करना चाहिए, 2 इज लेस एंड इक्वल टू I इज लेस एंड इक्वल टू n-2, क्योंकि अगर I की वैल्यू तुम 1 लोगे तो W1 बार हो जाएगा पहला सेगमेंट। पहले सेगमेंट का विड्थ आप ऐसा ले सकते हो क्या, W1 प्लस W2/2 नहीं ले सकते। और अगर n-1 लोगे तो ये आखिरी सेगमेंट का आ जाएगा, आखिरी सेगमेंट के लिए भी अलग फॉर्मूला होगा। सो सिर्फ और सिर्फ मिडिल सेगमेंट मीन्स 2 to n-2। नाउ हियर वी विल राइट इफेक्टिव विड्थ ऑफ लास्ट section is given by Wn-1 बार इज इक्वल टू, देखो तो Wn-1 बार n से ज्यादा है, सो Wn प्लस Wn-1/2 इसका होल स्क्वायर करो डिवाइड बाय 2 इंटू Wn, ये आ गया। अब इफेक्टिव विड्थ तो हमारी निकल आई। नाउ वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट करेंगे एट 0.6 वाई डेप्थ पे, आपको करना पड़ेगा कैलकुलेट, ठीक है। लेकिन जितने भी न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करेंगे उसमें वेलोसिटी आपको गिवन होगी, या फिर वेलोसिटी गिवन नहीं होगी तो NS A और B की वैल्यू गिवन होगी, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन में आपको एवरेज वेलोसिटी 0.2 और 0.8 वाई का भी बोल सकता है और 0.6 पे भी बोल सकता है, जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा करेंगे। बट प्रैक्टिकली दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर शैलो स्ट्रीम, राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन में होता है कई बार क्या होता है कि 0.2 वाई और 0.8 वाई पे दे रखा होता है यहाँ पर वेलोसिटी, तो आपको इन दोनों का एवरेज करके V1 बार की वैल्यू निकालनी होती है। बट प्रैक्टिकली ये मेथड शैलो के लिए है तो 0.6 पे ही ऑलवेज होगा। सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर वेलोसिटी एट द एंड ऑफ each subsection is calculated by current meter at 0.6 y depth from free surface, right। सो अब जो स्ट्रीम डिस्चार्ज तुम निकालोगे वो क्या निकालोगे, स्ट्रीम डिस्चार्ज देखो कैसे निकलेगा। सारे सेक्शंस का अलग अलग निकालोगे स्ट्रीम डिस्चार्ज। सो यहां से लिखेंगे देयरफॉर डिस्चार्ज थ्रू फर्स्ट सेक्शन Q1 इज इक्वल टू सिंपल W1 बार इंटू Y1 दैट इज द एरिया इंटू वेलोसिटी V1 बार, इस तरीके से निकलेगा। डिस्चार्ज थ्रू सेकेंड सेक्शन Q2 W2 बार Y2 इंटू V2 बार। सिमिलरली डिस्चार्ज थ्रू n-1th और लास्ट सेक्शन Qn-1 इज इक्वल टू Wn-1 बार Yn-1 इंटू Vn-1 बार, ये आ जाएगा। सो देयरफॉर टोटल स्ट्रीम डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Qn-1, ये इस तरीके से स्ट्रीम डिस्चार्ज आपका निकल के आ जाएगा, राइट। तो ये इस तरीके से इस मेथड को आप यूटिलाइज करोगे, ठीक है। चलिए इस पे एक न्यूमेरिकल्स करते हैं पहले हम लोग। नाउ सी द क्वेश्चन, कैलकुलेट द स्ट्रीम फ्लो फॉर द मेजरमेंट एज गिवन बिलो, राइट। तो आप लिख लीजिए पहले कैलकुलेट द स्ट्रीम फ्लो फॉर द मेजरमेंट एज गिवन बिलो, और ये मेजरमेंट्स हैं, आप इनको अपने नोट्स में पॉज कर लीजिए वीडियो को, इस नोट्स में इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि डेप्थ तो आपको गिवन है, तो पहले एक छोटा सा फिगर इसका बना लें हम लोग टू फैसिलिटेट आवर एनालिसिस, राइट। तो देखिए यहाँ से डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट बैंक इज गिवन है ना, तो ये जो है आपकी वैल्यू ये हो जाएगी W1 की 1.2 क्यूमुलेटिव वैल्यू है ना, तो W2 की भी वैल्यू 1.2 हो जाएगी। 2.4 माइनस 1.2 इज इक्वल टू 1.2, 4.2 माइनस 2.4 कितना हो जाएगा, 1.8 मीटर, और ये हो जाएगा आपका W4 भी 1.8 मीटर, और ये W5 हो जाएगी 0.6 मीटर। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ, 1.2 1.2 ठीक है, ठीक है 1.8 एंड दिस इज 1.8 एंड देन 0.6, राइट। अब यहाँ पर देखिए आप, ये आपको वैल्यू दे रखी है इन्होंने, किनकी वैल्यू, डेप्थ की वैल्यू। तो ये डेप्थ हो गई आपकी Y1, Y2, Y3 एंड Y4, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी दे रखा है, तो पहले हम लोग ऐसा करते हैं, फिगर को क्लियर कर लेते हैं पहले। तो W1 से W5 तक है ना,
W1, W2, W3, W4 एंड W5। तो ये हो गई आपकी W1 यहाँ से यहाँ तक की विड्थ, दिस इज W2, दिस इज W3, दिस इज W4 एंड दिस इज W5, राइट। एंड नाउ दिस इज Y1, Y2, Y3, Y4, दिस वैल्यूज आर अवेलेबल। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1.29 क्योंकि टेबल मुझे डिलीट करना पड़ेगा, एंड दिस इज 2.55 एंड दिस इज 1.41 एंड दिस इज 0.42, ठीक है। अब यहाँ पर से क्या है, W1 की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, कितनी है वैल्यू 1.2, 1.2, 1.8, 1.8 एंड दिस इज 0.6 मीटर, राइट। मीटर लिख दो यहाँ पे, राइट। तो यहाँ से ये तो हो गई। अब हमें क्या करना है, वेलोसिटी देखो, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस गिवन है यहाँ पर आपको और ड्यूरेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी गिवन है, लेकिन यहाँ पर ns जो है वो क्या होती है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। तो ns की वैल्यू पहले आप फाइंड आउट कर लो। ns की वैल्यू यहाँ पर तो खैर एग्जिस्ट नहीं करेगी, दिस इज 58 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज 0.58 एंड दिस इज 112 डिवाइड बाई 150, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.746 और 90 बाई 100 0.90 एंड दिस इज 0.30 एंड दिस इज डैश। अब इस ns के वैल्यू को इसमें पुट करो तो वैल्यू आ जाएगी 0.51 इंटू 0.58 प्लस 0.03, 0.3258, so 0.326 you can write। एंड नाउ इस वैल्यू को पुट करो 0.51 इंटू 0.746 प्लस 0.03, so 0.410 और यहाँ पर दिस इज 0.51 इंटू 0.90 प्लस 0.03, 0.48 और दिस इज 0.51 इंटू 0.30 प्लस 0.03, so 0.183। ये वैल्यू आ गई V1 बार की, ये V2 बार की और ये V3 बार की और ये V4 बार की। ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि जब एम्बैंकमेंट पे आओगे तो करंट मीटर कहाँ डुबाओगे, पानी है ही नहीं, राइट। तो एग्जैक्टली यहाँ पर ये आप वैल्यू लिख सकते हो। V1 बार की वैल्यू आ गई कितनी हमारी 0.326, V2 बार की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे हमारी 0.410, V3 बार की वैल्यू आ गई 0.48 और V4 बार की वैल्यू आ गई 0.183। ये सारी वैल्यूज को मैंने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब आराम से हम लोग स्ट्रीम डिस्चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं। नो नीड ऑफ दिस टेबल हियर राइट नाउ, सो जस्ट सी डिस्चार्ज। पहले इफेक्टिव विड्थ निकालो इसमें, तो फॉर्मूला तो आपको याद है ही, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फर्स्ट सेक्शन, लास्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, इंटरमीडिएट सेक्शन। सो हियर वी विल फाइंड इफेक्टिव विड्थ फर्स्ट। मैं एक जगह ही लिखता हूँ क्योंकि पिक्चर फिगर थोड़ा छोटा बनाया है मैंने, स्पेस कम होने के कारण। देखो, सो दिस इज इफेक्टिव विड्थ ऑफ फर्स्ट सेक्शन, राइट। फिगर की जरूरत नहीं होती है क्वेश्चन में। सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इफेक्टिव विड्थ ऑफ फर्स्ट सेक्शन W1 बार इज इक्वल टू W1 प्लस W2 बाई 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू W1। तो W1 की वैल्यू है 1.2 प्लस 1.2 बाई 2 की होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 1.2। तो ये कितना आ जाएगा 1.2 और ये 0.6 हो गया, सो 1.8 की स्क्वायर डिवाइड बाई 2.4, 1.35 मीटर। इफेक्टिव विड्थ ऑफ सेकेंड सेक्शन W2 बार W2 प्लस W3 बाई 2, सो 1.2 प्लस 1.8 बाई 2 इज इक्वल टू 1.5 मीटर। इफेक्टिव विड्थ ऑफ थर्ड सेक्शन W3 बार W3 प्लस W4 बाई 2, सो दैट इज 1.8 प्लस 1.8 बाई 2 इज इक्वल टू 1.8 मीटर, राइट। और ये जो लास्ट सेक्शन तुम्हारा आएगा वो क्या आएगा W4 बार, राइट। सो दिस इज इफेक्टिव विड्थ ऑफ लास्ट सेक्शन W4 बार। तो क्या हो जाएगा W5 प्लस W4 बाई 2 की होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू W5। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जा रही है हमारी
पुट करो, W5 की वैल्यू है 0.6 और W4 की 1.8/2 की होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 0.6. सो 1.8 दैट इज 0.9, 0.9 प्लस 0.6 1.5 1.5 का होल स्क्वायर 2.25 डिवाइड बाई 1.2, सो 1.875. ये आ गई इफेक्टिव विड्थ आपकी, राइट. सो यहाँ से अब आप डिस्चार्ज बड़े आराम से निकाल सकते हो. यहाँ से ऐसे लिखेंगे देयरफॉर डिस्चार्ज, स्ट्रीम डिस्चार्ज एक ही बार निकाल देता हूँ मैं. देयरफॉर स्ट्रीम डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4. सो दिस इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू W1 बार Y1 इंटू V1 बार. आप पूरा लिख लेना, मैं डॉट डॉट कर देता हूँ, W4 बार Y4 इंटू V4 बार, राइट. सो दिस इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करो, W1 बार की वैल्यू कितनी है 1.35, राइट, और Y1 की वैल्यू है 1.29 और V1 बार की वैल्यू है 0.326 प्लस W2 बार की वैल्यू कितनी है 1.5, Y2 की वैल्यू कितनी है हमारी 2.55 इंटू 0.410 प्लस W3 बार की वैल्यू है 1.8, Y3 की वैल्यू 1.4 इंटू V3 बार की वैल्यू है 0.48 प्लस W4 बार की वैल्यू कितनी है हमारी 1.875 इंटू Y4 की वैल्यू है 0.42 इंटू 0.183. देखिए कितना आंसर आ रहा है, आप कैलकुलेट करो, मैं भी करता हूँ. 1.35 इंटू 1.29 इंटू 0.326 प्लस 1.5 इंटू 2.55 इंटू 0.410 प्लस 1.8 इंटू 1.4 इंटू 0.48 प्लस 1.875 इंटू 0.42 इंटू 0.183. So that is 3.48 मीटर क्यूब पर सेकेंड. सो दिस विल बी द स्ट्रीम डिस्चार्ज, राइट. चलिए, तो ये था आपका एरिया वेलोसिटी मेथड. नेक्स्ट है मूविंग बोट मेथड, सेकेंड. मूविंग बोट मेथड, राइट. तो यहां पर लिखेंगे फॉर बिग एंड वाइड रिवर, फॉर बिग एंड वाइड रिवर area velocity method becomes time taken and complex. Hence moving boat method may preferred. For big and wide river, area velocity method becomes complicated and time taking. Hence moving boat methods may preferred. तो देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग. जैसे मान लीजिए ये रिवर है, ठीक, फ्लो ये है हमारी, दिस इज द लेंथ, राइट, एंड दिस इज द विड्थ. तो भाया बोट हमने इस सेक्शन को कंसीडर किया, मान लीजिए इसको, यहां पर हम लोग भाया बोट जा रहे हैं. तो बोट को हमें किस डायरेक्शन में रखना पड़ेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो. बोट को हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो रखेंगे. फ्लो में रखोगे तो आप सीधे पहुंच जाओगे कहीं और. आपको इस एम्बैंकमेंट से इस एम्बैंकमेंट में जाना है, तो बोट के माउथ को इधर रखेंगे. सो दिस इज द बोट वेलोसिटी हियर, and now this is the flow, so this is the flow velocity here. But boat will not move in the direction of, directions provided here. Boat will move in the direction of resultant velocity. So this is the resultant velocity, जैसा कि हम लोग 11-12 में पढ़ते भी थे, and this is angle theta, right? So now here we will write VV is equal to boat
velocity is equal to VR cos theta and VF is equal to flow velocity is equal to VR sin theta। ये आ गई हमारी। अब यहाँ पर क्या है हमारा, देखिए बोट वेलोसिटी एंड फ्लो वेलोसिटी। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि इसमें इसी रिवर में हमने मान लो डेप्थ डिफरेंट देख लिया हमने। यहाँ पर ये डेप्थ मान लो yi-1 है, ये डेप्थ yi है, ये yi+1 है। तो यहाँ पर इस डेप्थ के करस्पॉन्डिंग विड्थ wi है और इसके करस्पॉन्डिंग विड्थ wi+1 है। तो हमें क्या करना है, एरिया इंटू वेलोसिटी करेंगे डिफरेंट सेक्शंस पे, तो हमें डायरेक्टली डिस्चार्ज मिल जाएगा। तो एग्जैक्टली क्या है देखो, अब ये स्ट्रीम आपकी इस तरीके की है, ये देखो यही है, ये डेप्थ हो गई आपकी yi-1 और ये डेप्थ हो गई yi, ठीक है। ये एरिया जो हो गई आपकी, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। और ये लेंथ हो गई, दिस इज द फ्लो दैट इज vf and this is the boat that is vb and this is the resultant velocity and this is theta, right। तो फॉर एक्यूरेसी इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी, जनरली वेलोसिटी को हम एक पर्टिकुलर डेप्थ पे लेते हैं, वो डेप्थ आपको क्वेश्चन में वो मेंशन कर देगा, राइट। जनरली 0.2y ही लेते हैं, वो डेप्थ आपको मेंशन कर देगा। 0.2 to 0.5y आप ले सकते हो डेप्थ को, वहाँ पर की जो वेलोसिटी होगी वो बोट वेलोसिटी के बराबर होगी। डोंट से कि सरफेस वेलोसिटी के बराबर होगी, राइट। ओके, प्रैक्टिकली भी तुम देखो ना, बोट सरफेस पे ही थोड़ी रहता है, थोड़ी डेप्थ में तो रहता ही है वो। सो दैट इज द बोट वेलोसिटी एंड vf इज द फ्लो वेलोसिटी। तो अब यहाँ पर क्या है, इस सेक्शन के discharge through ith section, I am writing here, just I am writing discharge through ith section is given by qi is equal to cross sectional area into velocity of flow। Don't be confused here कि वेलोसिटी ऑफ बोट होगी या रिजल्टेंट होगी, हमेशा फ्लो वेलोसिटी इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट विल बी द डिस्चार्ज, राइट, बिकॉज डिस्चार्ज इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एरिया इनटू वेलोसिटी हियर, राइट। सो क्रॉस सेक्शनल एरिया यू विल टेक व्हाट, राइट, जस्ट सी हियर व्हाट विल बी द क्रॉस सेक्शनल एरिया, गेस करो। तो देखो ये विड्थ जो है वो wi है हमारी, ठीक है। अब यहाँ पर तुम इस सेक्शन को, डेप्थ तो हमारी वेरी करती है जैसे जैसे हम रिवर में जाते हैं आगे, तो यहाँ पर इस क्रॉस सेक्शन में या तो तुम ऐसा करो, इसको ट्रेपेजॉइडल कंसीडर करके एरिया निकालो, मींस 1/2 इंटू समेशन ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर, या फिर तुम ऐसे करो कि इस विड्थ के करस्पॉन्डिंग दो डिफरेंट डेप्थ है, तो इन दोनों डेप्थ की एवरेज ले लेते हैं, राइट। सो दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया yi-1 प्लस yi डिवाइड बाई 2 इंटू wi, this is the cross sectional area into this is the flow velocity, right। अब हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं yi-1 प्लस yi डिवाइड बाई 2, ये जो विड्थ है इसको ट्रेवल कौन कर रहा है, बोट। सो दिस इज दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अब आप ऐसा सोचोगे कि सर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर क्यों नहीं यूज कर रहे, तो हमें रिवर में जाकर धूम थोड़ी मचानी है, रिवर में हमको क्या करना है, बस वेलोसिटी मेजरमेंट करना है भाया बोट। तो हमें इस रिवर को यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कराना होगा, सो दैट एक्सेलरेशन विल बी जीरो हियर, राइट। सॉरी, सो एग्जैक्टली दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, यू कैन राइट। सो दैट इज vb इंटू t इंटू vf, राइट। अब यहां से आप क्या करोगे, इनकी वैल्यूज को पुट कर दो। bv को आपने लिखा है vr cos थीटा और vf को लिखा है आपने vr sin थीटा। सो देयरफॉर qi इज इक्वल टू y-1 प्लस yi डिवाइड बाई 2 इंटू vr cos थीटा इंटू t इंटू vr sin थीटा। सो दैट वी कैन राइट qi इज इक्वल टू yi-1 प्लस yi बाई 2 इंटू vr स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू टी। ये आ गया आपका डिस्चार्ज थ्रू ith सेक्शन। सो देयरफॉर टोटल स्ट्रीम डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ QI।
तो इनको आप क्या करोगे, सारे सेक्शंस पे निकाल के सबको आप ऐड कर दो, यू विल गेट द टोटल स्ट्रीम डिस्चार्ज। ये था आपका मूविंग बोट मेथड, ठीक है। नाउ थर्ड इज डाइल्यूशन मेथड। डाइल्यूशन method, right? So this is also called chemical method or concentrate injection method. This is also called chemical method or concentrate injection method. When a solution of a chemical is injected into a flow, ब्रैकेट में लिखेंगे either pipe flow or a stream flow. When a solution of a chemical is injected into a flow, either pipe flow or a stream flow, then a diluted concentration of downstream will decrease due to increasing discharge of the mixture. Right. When a solution of a chemical, इसको आप ट्रेसर भी बोल सकते हैं और ए ट्रेसर, मैं यहां पर लिख देता हूं केमिकल और ए ट्रेसर is injected into a flow, either pipe flow or a stream flow, then a diluted concentration of downstream will decrease due to increasing discharge of the mixture. Right? तो देखिए एग्जैक्टली क्या होता है, जैसे ये हमारा स्ट्रीम है इस तरीके से, चलिए मैं यहां पे लिख देता हूं केमिकल कंसंट्रेशंस आर ऑब्टेन्ड बाय टाइट्रेशंस, जो पढ़ते थे हम लोग केमिस्ट्री में, टाइट्रेशंस, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, ग्राम पर इक्विवेलेंट। तो यहां पर टाइट्रेशंस, सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7, सोडियम डाइक्रोमेट is used as good titrator. Sodium dichromate is used as good titrator, right? तो यहां पर देखिए दिस इज बेस्ड ऑन एक्चुअली कंटिन्यूटी इक्वेशन, मैं लिख देता हूं एक लाइन और, इट इज बेस्ड ऑन मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल, मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल, राइट। तो देखो जैसे मान लो कि ये इस रिवर की अपस्ट्रीम है, ठीक, और ये इस रिवर की डाउनस्ट्रीम है, ओके। तो यहां पर इस रिवर की डिस्चार्ज जो है वो है Q0 मीटर क्यूब पर सेकेंड, जो कि तुमको कैलकुलेट करना है, ठीक, स्ट्रीम डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है। और यहां पर इस पानी में कोई केमिकल पहले से हो सकता है, पानी प्योर नहीं है, कुछ केमिकल का कंट्रीब्यूशन पहले से ही है, तो उनकी कंसंट्रेशन C0 मिलीग्राम पर लीटर है। यहां से हमने इसमें एक ट्रेसर डाला, मीन्स सोडियम डाइक्रोमेट डाला हमने यहां से। तो जब सोडियम डाइक्रोमेट डालोगे तो उसकी डिस्चार्ज जो है मान लो QS मीटर क्यूब पर सेकेंड है और कंसंट्रेशन इज CS मिलीग्राम पर लीटर, बिकॉज द यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन इज ग्राम पर लीटर और मिलीग्राम पर लीटर, राइट। एंड नाउ हियर यू विल गेट कि अगर ये केमिकल इस वाटर के साथ कंप्लीटली मिक्स कर जाता है, मीन्स Na2Cr2O7 प्लस H2O, दैट विल गेट द NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा आपको। तो यहाँ पर एग्जैक्टली जब इस केमिकल का कंट्रीब्यूशन कंप्लीटली इस वाटर के साथ हो जाता है, तो ये जो डिस्चार्ज हो जाएगी Q ऑफ मिक्स, ये हो जाएगी Q0 प्लस QS मीटर क्यूब पर सेकेंड, राइट। याद करो फ्लो थ्रू पाइप में बहुत करते होगे फ्लूइड्स में Q1 Q2, तो सीधे बिना सोचे लिख देते होगे Q1 प्लस Q2 लिखते थे ना।
तो एडिशन जो होता है इसका स्केलर एडिशन होता है, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग द सेम थिंग्स हियर, राइट। वेक्टर एडिशन होता तो कभी भी हम ऐसा नहीं कर सकते थे। ओके, सो नाउ सी हियर कि ये जो कंसंट्रेशन है सी मिक्स, दिस इज सी मिक्स मिलीग्राम पर लीटर, तो क्या इस कंसंट्रेशन को हम C0 प्लस CS लिख सकते हैं? कभी भी ऐसी गलती जिंदगी में मत करना, क्योंकि अब ये डाइल्यूट हो चुका है। जैसे देखो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मान लो तुमको लेमन वाटर पीना है, तो वाटर तुमने लिया प्योर एक ग्लास, उसमें तुमने लेमन डाला, लेमन की कंसंट्रेशन अलग है, वाटर की कंसंट्रेशन अलग है, राइट। अब लेमन वाटर जो बना उसकी कंसंट्रेशन अलग होगी, उसकी कंसंट्रेशन यू कांट से कि लेमन कंसंट्रेशन प्लस वाटर कंसंट्रेशन, नहीं, अब वो लेमन वाटर हो गया। शुगर, शुगर को जब तुम मिलाते हो, शुगर के पेस्ट को जब तुम मिलाओगे, पानी में मिलाओगे, यू विल गेट द स्वीट वाटर, तो अब उस स्वीट वाटर की कंसंट्रेशन अलग होगी, दैट विल बी द डाइल्यूटेड कंसंट्रेशन, मींस कि केमिकल जो है वो डाइल्यूट हो चुका है। जैसे HCl प्लस H2O करते हो तुम, या HCl प्लस NaOH प्लस HCl करते हो, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलाते हो तो क्या मिलता है? सोडियम क्लोराइड मिलता है। तो सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन अलग होगी, ना कि सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन NaOH की कंसंट्रेशन प्लस HCl की कंसंट्रेशन होगी। यही तो स्टोइचियोमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं, मिली इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट उसके प्रोपोर्शन में जाएगा, इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शन में, राइट। तो आपको बस ये कॉन्सेप्ट मुझे समझाना था, इतना ज़्यादा जरूरत नहीं है इसकी। सो दैट इज द C मिक्स मिलीग्राम पर लीटर हेयर। अब यहाँ पर क्या है कि इमीडिएटली जैसे तुम इस केमिकल को इसमें इंट्रोड्यूस कराते हो, देन इमीडिएटली वाटर उसके साथ रैपिड इंटरमिक्सिंग नहीं कर लेता है, और वाटर ऐसा नहीं कहता है कि पहले तुम आओ फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मिलके चलेंगे, ऐसा नहीं होता है। ये वाटर मूव कर रहा है और ये केमिकल्स भी मूव कर रहा है आफ्टर सम लेंथ, आफ्टर सम लेंथ, कुछ समय के बाद, कुछ दूरी के बाद, जब दोनों केमिकल और वाटर कंप्लीटली मिक्स हो जाता है, तो वहाँ डाउन स्ट्रीम पे जो कंसंट्रेशन मिलती है वो C मिक्स मिलती है हमको, मीन्स मिक्सचर की कंसंट्रेशन मिलती है। सो द लेंथ वेयर the salt is completely known to be mixed with the water, sorry, the length where the chemical is completely known to be mixed with the water is called mixing length. So that is called mixing length, right? मैं लिख देता हूँ, the length where chemical is known to be completely mixed with water is known as mixing length, इसको हम कहते हैं मिक्सिंग लेंथ, राइट। अब यहां पर देखो, अब हमें लगाना है मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल, तो कैसे लगाएंगे मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल वो देखो। तो आपने पढ़ा होगा फ्लूइड मैकेनिक्स में कंटिन्यूटी इक्वेशन, एंड यू नो वेरी वेल कंटिन्यूटी इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल, राइट। सो आपने डिराइव किया होगा ρ1 A1 V1 इज इक्वल टू ρ2 A2 V2, राइट। सो कंटिन्यूटी इक्वेशन मास कंजर्वेशन जो होती है, वेरिएशन ऑफ मास पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट्स, बिकॉज देखो AV इज इक्वल टू रो AV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट करते हो ना, तो इसकी यूनिट हो गई kg पर मीटर क्यूब, इसकी हो गई मीटर स्क्वायर, इसकी हो गई मीटर पर सेकेंड। तो देखो ये कैंसिल हुआ, तो kg पर सेकेंड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ रहा है हमारा यहाँ से। सो मास पर यूनिट टाइम इज कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फ्रॉम मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्या हो जाएगा आपका, देखिए नेट इनफ्लो पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू नेट आउटफ्लो पर यूनिट टाइम। सो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, ये इनफ्लो क्या है Q0 इंटू C0, देखो ना मीटर क्यूब पर सेकेंड इंटू मिलीग्राम पर लीटर करोगे, लीटर और मीटर क्यूब कट जाएगा, बिकॉज 1 लीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, तो ये कैंसिल हो जाएगा, मास पर यूनिट टाइम का टर्म आ रहा है ना हमारा, प्लस QS इंटू CS इज इक्वल टू आउटफ्लो इज Q मिक्स इंटू C मिक्स। तो यहाँ से आप इनको सॉल्व चाहो तो आप तो बस इससे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, नो नीड टू मेमोराइज एनी फॉर्मूला, डायरेक्टली आप कंटिन्यूटी इक्वेशन को लगाओ और आंसर आ जाएंगे आपके। बट अगर आप चाहते हो स्टैंडर्ड इक्वेशन, सो Q0 C0 प्लस QS इंटू CS इज इक्वल टू Q0 प्लस QS इंटू C ऑफ मिक्स। तो अब यहाँ से आप Q0 को कॉमन ले लो, सो C0 माइनस C ऑफ मिक्स इज इक्वल टू QS इंटू C ऑफ मिक्स माइनस CS। तो यहाँ से Q0 की वैल्यू आ जाएगी QS इंटू C ऑफ मिक्स माइनस CS डिवाइड बाई C0 माइनस C ऑफ मिक्स।
यहाँ से आपका स्ट्रीम डिस्चार्ज ऐसे निकल के आ जाएगा, राइट। तो अब यहाँ से देखो स्ट्रीम डिस्चार्ज निकल के हमारा आ गया। आप चाहो तो इनको भी यूज करो, लेकिन बेस्ट ये है कि आप इनको यूज करो, राइट। अब यहाँ पर देखो इतने से तो तुम्हारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट एग्जैक्टली अगर आप चाहो तो ऑब्जेक्टिव के लिए इनको भी याद रख सकते हो। मिक्सिंग लेंथ का फॉर्मूला होता है L इक्वल टू 0.13 b स्क्वायर इंटू सी इंटू 0.7 c प्लस 2 रूट जी डिवाइडेड बाई जी इंटू वाई। ये मिक्सिंग लेंथ का फॉर्मूला होता है, बट नो नीड टू मेमोराइज इट, ओके, क्योंकि क्वेश्चन नहीं आएंगे इससे, नहीं आते नहीं आएंगे। बी जो होती है हमारी वो होती है एवरेज विड्थ, राइट। सी जो होती है वो होती है चेजिज कोएफिशिएंट ऑफ रफनेस, चेजिज कोएफिशिएंट ऑफ रफनेस, राइट। और जी तो आपको पता ही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। वाई इज द एवरेज डेप्थ, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा पूरा का पूरा डाइल्यूशन मेथड और ये केमिकल मेथड, ठीक है। चलिए इस पे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, ओके। आप देखिए वर्कबुक ओपन कीजिए, चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 17, चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। देखिए, a 400 gram per liter solution of a common salt was discharged into a stream at a constant rate of 45 liter per second. A 400 gram per liter solution of a common salt, right? This is upstream and this is downstream. तो 400 ग्राम पर लीटर सॉल्यूशन इसमें जाएगा, दैट इज CS इज इक्वल टू 400 ग्राम पर लीटर at a rate of QS is equal to 45 liter per second. At a downstream section where the salt solution is known to have completely mixed with the stream flow, the equilibrium concentration was read as 120 ppm. So C mix is equal to 120 ppm. इसका मतलब हो गया 120 मिलीग्राम पर लीटर, राइट। If background concentration of 20 ppm is applicable, बैकग्राउंड कंसंट्रेशन मतलब C0 जो है वो 20 ppm है, इज एप्लीकेबल, द डिस्चार्ज इन द स्ट्रीम कैन बी एस्टिमेटेड एज Q0 इज इक्वल टू व्हाट। ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं 150, 180, 117, 889। चलिए देखिए क्या करेंगे इसको। तो पहले तो यूनिट चेंज कर लीजिए आप, 20 मिलीग्राम पर लीटर, सबको सेम यूनिट में रखिए। दिस इज 400 इंटू 10 की पावर 3 मिलीग्राम पर लीटर। सिंपल आप लगाइए, मास कंजर्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है। Q0 C0 प्लस QS इंटू CS इज इक्वल टू Q मिक्स। Q मिक्स को भी चलिए लिख लेता हूँ एक लाइन, Q मिक्स इंटू C मिक्स। सो Q0 इंटू C0 है आपकी 20 प्लस QS इंटू दिस इज 400, QS भी गिवन है 45 लीटर पर सेकेंड, ठीक है, 45 लीटर पर सेकेंड इंटू कर लीजिए आप 400 इंटू 10 की पावर 3, Q मिक्स हो जाएगा आपका Q0 प्लस 45 इंटू C मिक्स हो जाएगी 120 मिलीग्राम पर लीटर। तो यहाँ से आप Q0 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो 179.9 मीटर क्यूब पर सेकेंड आएगी, दैट इज 180 मीटर क्यूब पर सेकेंड इज द वैल्यू ऑफ Q0। ऑप्शंस होंगे कोई ना कोई, बिल्कुल मैं देखता हूँ कौन सा ऑप्शन है इसका, 180, आंसर बी, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग अब।